आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे आज देख रहे हैं। और आज इंसानियत के सफ़र की एक और किस्त में आज हम हमारे हर दिल अजीज़ आसिम भाई को लेके आए हैं ताकि इनकी कहानी सुने कि ये किस तरह से अक्ल व खिर्द की उस मंजिल पे पहुंचे जिधर आज ये खड़े हैं, और जो बातें ये समझते हैं, जो इनका एक तजर्बा है पूरा, जिससे आप और हम अक्सर मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। ये इसके पीछे एक दास्तान है पूरी, और इनकी एक स्ट्रगल है जिसमें इन्होंने बहुत तकलीफ भी उठाई है, और किस तरह ये इस पॉइंट पे पहुंचे हैं इनसे आज पूछने की कोशिश करेंगे। तो आसिम भाई, वेलकम टू द शो। कैसे हैं जनाब, आप? मैं खैरियत से। आप सुनाइए, कैसे हैं? आपकी बस तबीयत मैं कैसी? ठीक। तो आसिम भाई, मतलब ये आपकी और मेरी बड़ी दफ़ा बातें हुई हैं, हमारी बातें लोग सुनते रहे हैं, और हमें अच्छे तरीके से दोनों को लोग जानते हैं, मगर शायद आपसे ये वाली कहानी हमने नहीं सुनी कि आप कैसे इधर तक पहुंचे। मगर हम्म। उस कहानी को सुनने से पहले ये बात इंपॉर्टेंट है कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप पाकिस्तान में थे और आप एक बचपन के वक्त से गुजर रहे थे, नौजवानी के वक्त से, तो आप मजहबी थे? कितने मजहबी थे? फैमिली कैसे लेती थी मजहब को? सीरियस थे लोग या नहीं थे? क्या सिलसिला था? यार, एक तो ये कि नौजवानी अभी भी मुझ पे है। मैं आपकी बात की थोड़ी सी तस्दीक कर दूं, मैं अभी कोई बूढ़ा इतना ज्यादा नहीं हुआ कि आप मुझे कह दें कि जी मैं आलम शबाब को रुखसत करके अब जो है बुढ़ापे में दाखिल हो गया। मैं, ऐसी नहीं, बात मगर नहीं। अब आप पहले आप बिल्कुल नवे नवे जवान थे, अब आप थोड़े से पुराने जवान हैं, इतना तो हाँ, कह चलिए सकते ऐसे करें, हो। लेकिन ये एक बात मैं बता दूं कि अगर मेरी हाफजा जो है वो थोड़ा सा कुछ दवाइयों की वजह से, कुछ मेरी उम्र कह लें या कुछ और वाकयात हैं जिसकी वजह से अगर कोई वाकया आगे पीछे हो जाए या मैं भूल जाऊं, तो उसके लिए मैं पहले आप दोस्तों से माजरत चाहता हूं, और आपसे भी कि यार इसे मेरा इरादी फेल ना समझिएगा। नहीं इसे नहीं, आप ऐसा क्या दिमागी बात है? हालत पे तरस खा के इसे माफ कीजिएगा। नहीं अब नहीं, कोई मेरी उम्र मेरे को कोई आपको परेशान की जरूरत नहीं है। आप मेरी उम्र कोई 42 बरस के करीब हो गई है, तो इस हाफजे को खोलना और इसके अंधेरों में टटोल टटोल कर सफर करना जो है वो इतना आसान काम नहीं है। हम्म। बचपन की जो बात मुझे याद, मेरी पैदाइश हुई थी लायलपुर के तहसील जड़ावाना, जिसे अभी मतलब फैसलाबाद भी कहते हैं, लेकिन मैं पर्सनल वजह से कह लें या एक नॉस्टैल्जिया कह लें, या अ, इसमें भी मजहब का कुछ लेना देना है कि जी अच्छे खासे शहर के नाम को, जो पहले कभी किसी जमाने में शहर का नाम नहीं होता था, उसे बदल के अब जो है वो शाह फैसल के नाम पे राइट। फैसलाबाद कर दिया गया है। तो मैं उसे अभी भी लायलपुर कहना ज्यादा पसंद करता हूँ। हम्म। तो पैदाइश मेरी वहां पे, और मेरा ख्याल है कि 4 एक बरस, 4.5 की बरस तक तो हम वहीं पे थे। बचपन मेरा, मतलब बिल्कुल बचपन जो था वो शायद वहीं पे गुजरा। उसके बाद हम लाहौर आ गए थे। हम्म। तो वहां से स्कूलिंग शुरू हुई। घराना जो था हमारा, हम कट्टर बरेलवी हैं अभी भी। हम्म। और अभी भी हमारे यहाँ जो है वो 11वीं का खत्म जो है वो उसी तरह दिलवाया जाता है जिस तरह के दिलवाया जाना चाहिए, हम्म। आई मीन अकॉर्डिंग टू द बरेलवी जो भी फिका है। और लेकिन ये है कि वाले साहब क्योंकि मेरे माशाल्लाह भी हयात भी हैं, और उन्होंने 1960s में ही अंडर ग्रेड की थी, और फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर स्कूल कहीं पढ़ाया अभी, फिर उसके बाद छोड़ दिया। फिर वो मतलब वो शुरू से काफी हमें पढ़ने पे काफी वो देते थे हम्म। तवज्जो। उनके पास किताबें इतनी ज्यादा थी कि गालिब जब हम लालपुर का गांव छोड़ के वापस लाहौर आए तो कई बोरियों में वो किताबें पड़ी हुई थी। ये हम्म। बात होती 83-82 की, हम्म। 82-83 की बात है, हाँ। लेकिन उसमें से कुछ किताबें फिर लाहौर आ गई। उसमें उस वक्त कुछ शाहकार की किसी जमाने में एक रसाला निकला करता था जो कि A3 का जो पेज साइज है ना, उससे शायद थोड़ा कदरे बड़ा होगा मेरा ख्याल है, या हम्म। A3 जितना ही होगा। शाहकार मैगजीन के नाम से लाहौर से रसाला एक निकला करता था, हम्म। जिसमें मुख्तलिफ बैन अवी जो लिटरेचर है हम्म। उसकी तर्जमे हुआ करते थे। तो अब उस वक्त शायद इतनी समझ नहीं आती थी, लेकिन आप देखें कि 5 6 7 साल की उम्र में जब मैंने उर्दू थोड़ी बहुत ठीक से पढ़नी शुरू की, तो
पहली कहानी मेरा ख्याल है जो मुझे याद पड़ती है, वो मैंने नोट्रे डैम का जो कुबड़ा है उसका हाँ उसका उर्दू हाँ तर्जुमा किया था। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि है क्या, लेकिन मैंने कहा यार ये कहानी बड़ी मजे की है। ये बंदा जो है वो कुब्बा सा कोई आदमी है और ये चर्च के ऊपर चढ़ता है, और ये एस्मेराल्डा नाम की कोई लड़की थी। अब तो मुझे कहानी भी भूल गई कि उसमें था क्या, क्योंकि 35 साल तो हो गया मेरा ख्याल में उस कहानी को पढ़े। उसके बाद मैंने दोबारा पढ़ी तो नहीं। हंचबैक ऑफ नोट्रे डैम की बात कर रहा हूँ जो विक्टर हाँ, ह्यूगो। ने मूवी बनाई हुई है। जी जी। तो खैर उसके बाद जैसे आम घरों में होता है कि प्राइमरी मैंने पास कर ली, लेकिन उस बड़े बड़े मजे का वाकया है कि मैं छोटा था, मेरे ख्याल में 5-6 बरस का था। तो अभी वो हमारे एक दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड है वाले साहब के, मौलवी रमजान जमील साहब, और वो जमात इस्लामी के कारकुन हैं, बहुत पुराने, बहुत ही पुराने ना। मदूदी साहब के साथ भी उनका उठना बैठना रहा है और ये वो। तो वो अरबी क्योंकि वो बेहतर जानते थे, तो अरबी के लिए कायदा वायदा जो था उस वक्त में मस्जिद में नहीं भेजा गया। तो वो शाम को कभी कभार जब घर आते थे तो वो अरबी मेरी सीधी करवा दिया करते थे कि यार इस तरह पढ़ते, इस तरह पढ़ना। मैं इसमें थोड़ी सी मैं पंजाबी भी इस्तेमाल करता जाऊंगा क्योंकि अब मेरी उर्दू उतनी नहीं है, तो उसका कोई मसला नहीं होना चाहिए शायद। नहीं नहीं, किसी को कोई मसला नहीं होगा। अब वो एक सूर्य कौसर जो है वो शुरू होती है ना आता ही ना कल कौसर। अब बैकग्राउंड जो मैंने आपको बताया कि एक 4-5 साल का लड़का बच्चा जो है वो टोटल देहाती माहौल से शहर में आया हुआ हो, और तो वो उन्होंने मुझे पढ़ाई की जी इन्ना था इन्ना कल कौसर। तो मैं क्या मामू जी इन्ना था इन्ना कल कौसर क्यों होंदा है, परसों कौसर क्यों नहीं होंदा? नहीं, अब एक बच्चे के ज़हन में आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल हम देहात से आए थे और साढ़े साहब से तो कल लड़ाई सी ना, कल या परसों वाला सी ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਰਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਰਜਮਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿੰਡੋਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਉਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ वैसे भी बहुत कम तादाद में होती थी, टाइमिंग टाइमिंग की नजर आती थी। और मैं अब्बा के साथ मेरे ख्याल में कहीं हम जा रहे थे तो एक खातून गाड़ी चलाती हुई नजर आई, तो मैंने शोर कर दिया। मैंने कहा भाई वो देखो बुढ़ी कार चलाती पई है। ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿੰਡੂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਬੁੱਢੀ ਚਲਾਉਂਦੀ। मगर आप नमाज पढ़ते थे, नमाजें मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ उस तरफ। तो 7वीं 8वीं नहीं 7-8 प्राइमरी तक तो मैं मेरा ख्याल है मदरसे मदरसे नहीं गया, मस्जिद में नहीं गया। लेकिन जब छठी जमात में शायद दाखिल नहीं, जब 5वीं में ही था तो मैं मस्जिद में दाखिल करवाया गया था जो कि देवबंदियों की मस्जिद थी, क्योंकि मेरे वाले साहब कहते थे कि अगर आपने मजहब को सही से समझना है तो बरेलवी नहीं पढ़ा सकते आपको। आपको या तो अहले हदीस के पास पढ़ना चाहिए या फिर देवबंदियों के पास पढ़ना चाहिए, क्योंकि देवबंदी जो कदरे करीब है बरेलवी से स्कूल ऑफ थॉट जो है। तो इसलिए हमारे घर के करीब 2 मसाजिद थी, एक बरेलवी थी, एक देवबंदी थी। लेकिन मुझे वाले साहब ने फिर देवबंदी मस्जिद में दाखिल करवाया जहाँ पे सुबह और शाम 2 वक्त मदरसे में हम जाया करते थे। बॉर्डर नहीं थे हम, डे स्कॉलर कह ले आप उसे। पहला दिन याद है मुझे, मैं गया तो नाम लेके हाजिरी लगाते थे। तो हम स्कूलों में जो थे वो यस सर कहने की आदत थे। प्राइमरी स्कूल जो हमारा था स्कूल लाहौर में, अब वो कारी साहब ने नाम लिया मेरा आसिम से, मैंने कहा जी यस सर। फिर पता लगा जी जो सारे उसे लब्बैक कह रहे हैं, मैं यस सर कहने लगा। हाँ सारे हस पे, मैं कहा यार ये गलती होगी। फिर डायरी एक छोटी जी हुंदी सी जी ते ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੁਸੀਂ कारी साहब सैन करवाने होंगे सी लैंड च लग के, वो तबलीगी जमात दी। फिर वहां पे तली मतलब कुरान जी पढ़ना शुरू किया। उस वक्त नूरानी कायदा होता था, बरेलवियों का यसर नल कुरान होता था, देवबंदियों का नूरानी कायदा होता था, अलिफ बे ते वाला। लेकिन उनकी मुझे मजे की बात ये लगती थी कि वो ज़वाद को ज़वाद ही कहते हैं जो देवबंदी हैं। या उस वक्त कहते थे वो ज़वाद को दुआद नहीं कहते। हाँ, मगर बरेलवी कहते हैं दुआदियाँ, बरेलवी दुआद कहते हैं। अच्छा। हाँ।
लेकिन जो देवबंदी हैं वो ज़वादी कहते हैं, मतलब रमजान ही को रमजान ही कहेंगे, वो रमादान नहीं कहेंगे। अब वो अजीबो गरीब लगता है। उस पर मैंने कई दफा लिखा भी है कि यार ये अजीबो तमाशा है कि एक तरफ तुम कहते हो मरीज ते मरीज कह रहे हो, लेकिन दूसरे पासे उन्होंने मरीद क्या करो ना फिर, हाँ या मर्द क्या करो। मैं वो लिखे भी, मैं कह जी शहजादा क्या नाम है उसका, किसी भी अरबी शहजादे की बीवी जो है ना, वो एक खतरनाक मर्द का शिकार होकर अस्पताल दाखिल। मैं हम्म, बंदे को तो फिर ऐसा ना पड़िया करो। हाँ तो खैर मतलब 5 नमाजें उस वक्त पढ़ना, एक तो ये होता था कि बचपन था, हम्म, दूसरा ये था कि आपके पास वो डायरी के तहत आपको क्यों, आपकी कोशिश ये होती थी कि जी आपकी डायरी के ऊपर मौलाना के सारे साइन हो। और हम्म, दूसरा जब ये नहीं होता था फिर आपको थप्पड़ भी पड़ जाता होता था कि जी ये नमाज आपने मस्जिद में क्यों नहीं पढ़ी थी। हम्म, खैर वहां पे फिर एक वाकया हो गया, जिसके बाद मैं मस्जिद में दोबारा मैंने कहा जी मेरे माँ प्यो दी तौबा, मैं नहीं जाना। मेरी दादी अल्लाह बख्शे हयात थी उस वक्त, तो कारी साहब ने मुझे थप्पड़ मारा जिसकी वजह से मुझे बुखार हो गया। हम्म, और फिर मैं दोबारा उस मस्जिद में काफी साल तक नहीं गया। उसके बाद मैंने फिर बरेलवियों की मस्जिद में जाना शुरू कर दिया। वहां पे जाके फिर वो या नबी सलात अलैका या नबी रसूल सलात अलैका, वो जो जुमे के बाद दरूद पढ़ते हैं या नमाज के बाद पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं, उसमें मैं फिर चला गया। फिर बरेलवी, क्योंकि आपको पता है कि शिया मकतबा फिक्र के भी काफी करीब हैं। करीब है, हाँ एग्जैक्टली। सवाल ये है कि पहले 3 खलीफों पे लान तान नहीं करते, लेकिन उसके अलावा बाकी तकरीबन तकरीबन ये जो है वो 90% शिया ही होते हैं। तो मुहर्रम की मजलिसों में भी हमने जाना शुरू किया, न्याज़ें भी दिलवाते थे, फिर वो कासिम की मेहंदी पे भी जाना, 9वीं 10वीं पे सबीलें भी लगानी। और हम्म, फिर उस वक्त मतलब हम मुहर्रम शिया में शिया सुन्नी की इतनी नफरत भी नहीं थी। इतनी नफरत भी नहीं थी। हम्म, मुझे याद है कि 86 में पहली बार हम लोग सांदा रहा करते थे, कुछ अरसे के लिए हम सांदा भी वहां पे रहे थे। तो 86 में पहली बार मुझे याद पड़ता है कि कर्फ्यू लगा था लाहौर में, हम्म, जब कृष्ण नगर के आसपास जो है ना वो शिया सुन्नी फसादात हुए थे। और उसके बाद पहली दफा मुझे कर्फ्यू का पता चला था कि जी कर्फ्यू भी कोई चीज होती है। क्योंकि उस हम्म, वक्त मेरा छोटा भाई पैदा हुआ था और हमने डस्का जाना था ननियाल अपने। तो वहां से हम सांदा से निकल के रावी का पुल पैदल क्रॉस किया, वहां से किसी बस पे बैठे, फिर दूसरे पे पैदल, फिर तीसरी क्रॉस किया। हम्म, रात को हम तकरीबन जो है वो शाम 4 बजे के चले हुए लाहौर से, रात को कोई 1 बजे के करीब हम दस्का पहुंचे थे। खैर हम्म, ये बात तो बीच में आ जाती है। उसके बाद जब थोड़ा सा मैं कदरे बड़ा हुआ, मैट्रिक में चला गया, तो वाले साहब ने जो हमारे, आपको पता है कि अरबी उस वक्त लाजमी होती थी, 7वीं 8वीं 6ठी 7वीं 8वीं में हमारे स्कूल में कम से कम लाजमी थी अरबी ना। हम्म, तो अरबी भी वहां पे सीखी। फिर ये होता था कि जी आपको कुछ सूरतें थी हुआ करती थी फिक्स, जो कि आपके इम्तिहान में आती थी और जिसकी आपने तशरीह करनी होती थी या उसका हाँ, तर्जुमा करना होता था। मैंने भी किया, मैंने भी किया। हम्म, तो उसके लिए उन्होंने पहले तो मुझे वो तफसीर अजीजी पकड़ा दी। वो तफसीर अजीजी की उर्दू इतनी मुश्किल है, इतनी मुश्किल है कि अभी भी मैं उसे पढ़ूं तो मुझे वो समझ नहीं आती कि यार ये लिखा की है जैसे, हम्म, मतलब गौर से पढ़नी पड़ती है। फिर वो तफहीमुल कुरान, ये शायद मौलाना मौदूदी की या इरफानुल कुरान है, और 2 3 तफसीरें। एक तफसीर जो ज्यादा हमारे घर में पढ़ी होती थी वो थी इब्ने कसीर की। लेकिन हम्म। इब्ने कसीर की उर्दू भी इतनी जो है वो वो पुरानी आसान, ट्रांसलेट पुरानी हुई है। हम्म, इतनी आसान उर्दू नहीं है। तो हम्म, तफहीमुल कुरान जो है मौलाना मौदूदी की, वो बहुत आसान है। वो हम्म, बहुत सबसे आसान तफसीर, अगर किसी ने पढ़नी हो तो मैं अभी भी रिकमेंड करता हूँ कि जी आप वो तफसीर पढ़े। उसमें आपको काफी जो है वो, उसमें कई जगह पे अपोलोजिस्ट जो अभी अगर मैं देखूं तो मतलब वहां से मजहब को पढ़ने का मेरा आगाज हुआ था कि जी ये फिर मैंने तबलीगी जमात का जो है सालाना जो होता है इनका रायवेंड में यार इज्तिमा, इज्तिमा में भी आप गए? इज्तिमा में भी मैं गया। फिर 1 2 चिल्ले शिल्ले भी लगाए इनके साथ, चिल्ले शिल्ले नहीं कह रहा, वो जो सह रोजे होते हैं वो लगाए। हाँ, फिर मैं जब हाई स्कूल में था तो वहां पे, अगर आप कई लोग अक्सरियत को नहीं पता कि जमात इस्लामी की जो तंजीम साजी है ना हम्म, पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन उन्हीं की है। हाँ एग्जैक्टली, ये तो अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को देखें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, रिस्पेक्टिव ऑफ आर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, सबसे जो बेहतरीन तरबियत जो करती है जमात इस्लामी करती है अपने कारकुनान की। हम्म, आपका स्टडी सर्कल अभी तक कायम है, आपका स्कूलिंग से शुरू कर देते हैं। और हमारे स्कूल में हमारे एक दोस्त से पाला पड़ गया जिनका नाम था खालिद भाई था।
तो उन्होंने मुझे बज़्म पैगाम में शमूलियत की दावत दी थी। मुझे नहीं पता थी क्या होता है क्या नहीं। मैंने कहा यार रसाले रसूले मिल जाते हैं, पढ़न आते, चलो पढ़ लांगे। हम्म। तो रसाले किताबें पढ़ते रहते थे, और छोटी छोटी किताबें होती थी मौलाना मदूदी की किताबचे, तो वो पढ़ते थे। फिर वो कससुल अंबिया हुआ करते थे, फिर वो उस वक्त खत्म नबूवत के नाम से रसाला भी आया करता था, वो भी पढ़ लिया करते थे। पढ़ने को मतलब जो भी मिलता था वो पढ़ने को नहीं छोड़ा, कि जिस तरह की भी लिटरेचर है। उस वक्त मेरी काफी हद तक जो है वो 11वीं 12वीं तक जब मैं पहुंचा, तो अच्छा उससे पहले दरमियान में परवेज साहब फौत हो गए हैं अब। तो परवेज साहब, इससे भी मुझे याद है कि वाले साहब, मुझे बहुत ही मैं छोटा था, मुझे हल्की सी मुलाकात याद है कि परवेज साहब का जो इदारतुल इस्लाम जो गुलबर्ग मेन मार्केट में था, वहां पे भी हम जाते होते थे। लेकिन मुझे हल्का फुल्का याद है कि बिल्कुल मेरी मेमोरी बिल्कुल इतनी नहीं है कि मुझे ठीक से याद हो, लेकिन मुझे याद है कि मैं शायद परवेज साहब से भी मिला हुआ हूँ। तो फिर एफएसए में चले गए। उस वक्त तक मतलब ज़हनियत इस तरह की होगी हुई थी कि जी ये जो भी मुसलमान अहमदियों के इतने खिलाफ हैं, मैं भी तकरीबन उसी किस्म का मुसलमान था कि जब मुझे पता चलता था कि ये फलां शख्स जो है वो अहमदी है, ये कादियानी है, तो मैं भी उनके खिलाफ उतना शदीद ही नफरत का इजहार करता था जितना कि अब आजकल का कोई आम मुसलमान करता है। उसके बाद नौकरी शौकरी शुरू की। फिर 2008 में मैं कराची में था, तो मुझे सऊदी अरब से जॉब की ऑफर आ गई। उस वक्त मैंने फिर अपना, हमारा जो एक याहू ग्रुप होता था उस जमाने में, तो इतने ये फेसबुक वगैरह इतनी कॉमन याहू नहीं ग्रुप उस टाइम बड़े कॉमन थे। याहू ग्रुप्स थे, तो उस पे मेरा हमारा था कि बैच 97 का जो ग्रुप था, फास्ट लाहौर से मैंने अंडरग्रेड में दाखिला लिया था 97 में। तो वहां पे मैंने देखा, मैंने कहा क्योंकि रियाद के अंदर कोई बंदा है कोई अपने ग्रुप का जो कि वहां पे होता कि मैं वहां पे आ रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी बहुत मालूमात चाहिए। तो एक लड़का जो कि हमारे साथ उस वक्त वो बड़ी रंगरलियां मनाया करते थे, जिस वक्त हम काफी कदरे शरीफ थे, सिगरेट को भी हाथ नहीं लगाते थे, और वैसे भी मतलब इतने वो सोशल नहीं थे कि जी सिनफ नाजुक से भी बात करते हुए हाथ पांव थर थर कांपा करते थे, क्योंकि हम को एजुकेशन से नहीं निकले थे। प्राइमरी में को एजुकेशन थी, लेकिन उसके बाद से लेके एफसी कॉलेज और देन फास्ट में जाकर को एजुकेशन थी। तो वो साहब उस वक्त काफी रंगीन मिजाज थे उस हिसाब से ना। तो उन्होंने मुझे कहा जी मैं कराची आया हुआ हूँ, तो आप मुझे मिल लीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैं कराची में था उन दिनों नौकरी के सिलसिले में। तो मैंने वो जो पॉइंट का एक जो है ना, जो अब्दुल्ला शाह गाजी के सामने है, एक मॉल है छोटा सा, .7 तीन तलवार से आप अब्दुल्ला शाह गाजी की तरफ आए तो वहाँ पे एक गोल चक्कर है, वहाँ पे एक मॉल बना हुआ है पुराना। अभी तो काफी पुराना हो गया, लेकिन उस वक्त वो जदीद तरीन मॉल्स में से एक था। पॉइंट कहते होते थे शायद उसे। अब मैंने वो गोल चक्कर की एक गिर्द गाड़ी घुमानी शुरू कर दी। मैंने कहा यार ये अमीन भाई जो हैं बड़े मॉडस्कॉट थे, अब तो खैर माशाल्लाह बाहर काम कर रहे हैं, तो ज्यादा हो गए होंगे। एक चक्कर लाया गालिब, 2 चक्कर लाए, 3 चक्कर लाए, बंदे ही नजर ना आवे। जो मेरे दिन में हुलिया था उसका 8-9 साल पुराना। बाद में मैंने देखा यार, मैंने उसे कॉल की, मैंने कहा कहाँ हो भाई तुम? कहता है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो ये मैंने पहना हुआ है, ये मेरा हुलिया है। मैंने देखा तो भाई साहब जो है वो पूरी शलवार कमीज में, और माशाल्लाह उनकी शरीफ दाढ़ी और शलवार जो थी उनकी टखनों से ऊपर, और किताबुत तौहीद जो है वो उनके हाथ। अच्छा, उन्होंने मुझे गिफ्ट भी की थी मौलाना अब्दुल वहाब की। खैर उनसे मुलाकात हुई, फिर सऊदी अरब चला गया। शुरू के कुछ दिन तो मतलब सऊदी अरब जाकर नमाज़ें मुझे मैंने कोई इतनी नहीं पढ़ी, मजबूरन अगर आपको पढ़नी पड़ती थी तो आप पढ़ लेते थे, अदरवाइज कोई इतना वो नहीं था। बरेलवी वैसे भी नमाज़ां तो जरा कतरांदे ही ने कहंदे ने ठीक है यार। ते उनसे मुलाकात हुई। वो भाई वो शुरू में बड़ी खातर मदारत उन्होंने मेरी की, क्योंकि वहां मेरे जानने वाले सिर्फ वो थे उस वक्त पे। तो वो हर थर्सडे आफ्टरनून में आ जाया करते थे, क्योंकि वहां पे छुट्टी जो थी वो थर्सडे फ्राइडे हुआ करती थी ना। कईयों को 1.5 छुट्टी होती थी, कईयों को 2 होती थी। तो वो आते थे शाम को, हमें शानदार खाना शाना खिलाते थे, नमाज पढ़ने जाते थे। मैंने कहा चलो पढ़ने जाते हैं, कोई मसला नहीं है, क्या है, रोटी छोटी मुफ्त मिलती है सी, घुमाते फिराते है सी, कला मैं रह रहा सी उस टाइम। मैं कहा यार सानू होर की चाहिए है।
वो भाई मुझे तरीका वारदात उनका बाद में समझ आया कि वो हमें एक सऊदी पाकिस्तानी, बहुत लोगों को शायद ये पता नहीं है कि सऊदी अरेबिया में कुछ ऐसी पाकिस्तानी फैमिलीज भी हैं जो कि 40s हम्म, से 30s से पहले की वहां पे रह रही हैं और वहां की नेशनल हो गई हुई हैं। अच्छा। वो उनके बच्चे उर्दू उर्दू भी बोलते हैं लेकिन अरबी ज्यादा बोलते हैं, वो खुद को सऊदी ही कहते हैं। हम्म, उनके घर वो लेके चले गए एक शाम में ना, खाना शाना खिलाने के बाद। तो अब उसके बाद कहते जी अब दावत होगी। मैं कही दावत केड़ी होगी, रोटी जैसी खा ली, उनकी दावत करनी है तुसी। खैर वो कहते भाई अभी आएंगे और वो मदीना यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और वो आपको मजहब की बातें सिखाएंगे। मैं कहा बढ़िया भाई। मैं क्या ठीक है। मैंने कहा अमीन भाई बात देखिए ये है कि आज है जुमेरात, आपको 2 छुट्टियां होती हैं हफ्ते में, मुझे होती है 1.5, जिसमें से आधी जो है वो जा चुकी है। तो मैं तो जा रहा हूँ स्नूकर खेलने, मैं इसमें टाइम नहीं जाया करूंगा। और आपने आइंदा अगर खाना माना खाना हो वो तो ठीक है, लेकिन मुझे इस तरह की दावत में काइंडली दोबारा ना बुलाइएगा। अच्छा। तो 2-3 लड़के जो और साथ में थे, जो वो इसी तरह से घेर घार के लेके गए हुए थे, वो भी मेरे साथ चल पड़े। चलो जी असि स्नूकर खेडन चले हैं, दावत में लानत भेजने आज। वो उथों शुरू होया। अमीन साहब ने आस्ता 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 मेरे साथ जो है ना वो फासला इख्तियार करना शुरू कर दिया। अच्छा। फिर नौबत यहाँ तक आई कि जी हमारी गुफ्तगू भी जो है वो तकरीबन खत्म होगी। वो जो यूसुफी साहब के पता नहीं कौन लिखते हैं कि जी जब दुश्मनी हद से बढ़ जाए तो लोग एक दूसरे के लतीफों पे भी हंसना छोड़ देते हैं। हम्म, तो उन्होंने फतवा, पहली दफा मुझ पे फतवा लगा जी ये तो काफिर हो गया है, और वजह ये थी कि जी ये तो दीन की दावत से भाग के स्नूकर वाले काम पे चला गया है, हम्म, और ये कि जी ये हिंदुओं के साथ बैठ के खाना खाता है। अच्छा। हाँ। ओ तेरी ख्याल। मेरे पहली दफा मेरा पाला जो है वो वहां नहीं, पहली दफा तो खैर नहीं पड़ा था हिंदुओं से पाला, लेकिन मतलब इन पर्सन प्रॉपर जो ऑफिस के कोलीग्स थे या जो भी थे उनके साथ मेरी मुलाकात थी, और खाना शाना हम इकट्ठे बैठ के खा लेते थे। मेरे ख्याल में कोई बुराई नहीं थी उसमें, खाना खाने में तो इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि जी आपका मजहब जाता रहेगा ये वो। लेकिन उन्हें ये मसला था कि ये हिंदुओं के साथ उठ बैठ के खाना खाता है, और शायद ये उन्हीं की वजह से इस्लाम से भी जो है कदरे दूर हो रहा है। हम्म, खैर अच्छा, सऊदी अरब में उतरते साथ ही मेरा कॉन्सेप्ट कुछ और था सऊदी अरब के बारे में। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जी सऊदी अरब में इस कदर रेसिज्म होगा। अच्छा। इमिग्रेशन पे मुख्तलिफ लाइनें लगी हुई थी, एक अरबियों के लिए, एक नॉन अरब्स के लिए, एक गोरा विद गोरा पासपोर्ट के लिए, एक ब्राउन विद गोरा पासपोर्ट के लिए, फिर ब्राउन विद अच्छा। ब्राउन पासपोर्ट के लिए, फिर बेचारे सबसे आखिर में बंगाली। हाँ। और मुझे याद है कि मैं उतरा था तो उसी दिन, उस वक्त वर्किंग डे ही था, गल्फ एयर की फ्लाइट ली थी मैंने लाहौर से, और मैं 3-1 बजे के करीब थका आ रहा, बुरा हाल, रियाद के एयरपोर्ट पे पहुंचा हूँ। और वहां पे मेरा ख्याल है असर या मगरिब का टाइम होगा, जो असर का था, असर या जोहर का था। हम्म, अब वो इमिग्रेशन काउंटर गया खाली, कोई बंदे ही नहीं है, वो सारे नमाज पढ़ने गए हैं जी। वो खैर नमाज नमूज पढ़ के आए, उस तो बाद उन्होंने कॉफी अरबी कहवा जो होता है वो और खजूरें खानी शुरू कर दी। हम्म, वो कतार आगे ही नहीं चले। मैं 1-2 बार तंग होके मैं पूछा, कहने लगे पीछे जाके खलोइए, मतलब पंजाबी में मुझे समझ ये है कि पीछे जाके खलोइए, ज्यादा बोड़ बोड़ ना करे थे। मैं कहा यार मैं कितने आ गया भैन, मतलब पहली दफा मुझे वहीं पे गलती का एहसास हो गया यार मैं गलत मुल्क च आ गया, कितने आ गया मैं, नहीं सी आना चाहिए। खैर ड्राइवर श्राइवर आया हुआ था, वो भेजा हुआ था, उन्होंने बड़ी मुश्किल के बाद फिर पासपोर्ट पे स्टैंप लगा के, पासपोर्ट मतलब प्रॉपर्ली आपको हैंड ओवर भी नहीं करते, यूं उठा के फेंकते हैं, ये वो पड़ा हुआ है सामने टेबल पे, उठा लो। बंदा कहता यार ये की ड्रामा है। खैर वो चले गए वहां पे। उसके बाद मैं 1 बार उम्रे पे भी गया, लेकिन उम्रे पे वो मुझे मक्का कभी भी जो है वो पसंद नहीं आया। हम्म, वहाँ की आबो हवा आप कह लें, या वहां से एक अजीबो गरीब किस्म की वहशत हुआ करती थी मुझे। एक दफा बड़ा मजे की बात है कि उम्रा करने के बाद ना मैं हरम की तरफ मुंह करके काबा की तरफ बैठा हुआ, और पहली दफा मैंने एहराम बांधा था। हम्म, तो हवा हल्की फुल्की चढ़ रही थी, तो धोती शायद थोड़ी सी ना ऊपर नीचे हो गई। अब लोग इधर उधर से गुजर रहे हैं और मुझे समझना है कि क्या है, मैं अपने सुकून में बैठा हूँ। हाँ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖਾਣ ਦੇ ਹੋ, ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ।
तो मुझे लगता है आसिम भाई इसी के स्वभाव में आप जो है ना आज काफर है। नहीं जो अगर आपको दिखाया था ना, उसी वजह से आज नहीं, उसके बाद भी मैं गया हूँ, उसके बाद भी मैं गया हूँ, ये नहीं कि मैंने पहली दफा वो कर दिया सब मैं, लेकिन लाहौर ही दिखाया था ना, पेशोर तो नहीं दिखाया था ना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सऊदी अरब में जितने भी अभी दोस्त ये देख रहे हैं ना, सऊदी सबसे महफूज तरीन जगह डेट मारने के लिए दुनिया भर में, हम्म सिर्फ सऊदी अरब में नहीं है, दुनिया भर में, वो हरमे काबा है। अच्छा, कैसे? वहां पे कोई आपको कुछ नहीं कहेगा सर, अच्छा, वहां चले जाएं आप, हुजरे भी बने हुए हैं वहां, हुजरों के अंदर सारा काम हो रहा है, लेकिन वहां पे आप लड़की का हाथ पकड़ के, ना महरम भी है जो भी है, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, क्योंकि जो अमन दाखिल भाई था हमें ना, जो इसमें दाखिल हो गया उसने अमन पा लिया, तो हाँ, कोई आप कुछ नहीं कहने वाला वहां पे भाई। तो लोग डेटे मारते हैं और हुजरों के अंदर हाँ भी? हाँ 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 हाँ। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। खैर, फिर एक दफा मदीने गए, मेरे साथ एक दोस्त थे, मेरे एक्स बॉस भी थे, और वसीम साहब उनका नाम है, और वो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे। तो 10 दिन की छुट्टी थी बड़ी, मैंने पाकिस्तान जाने की बजाय मैंने कहा चलो यार, हाजी सारे जो है वो मक्के गए होते हैं, ऐसे मदीने चल रहे हैं, मदीना खाली होएगा। हम्म मदीने में अच्छा था। हम वहां से काफी 2-3 घंटे की ड्राइव है, 4 की होगी शायद, बदर का जो मैदान है ना, अच्छा, काफी दूर है वहां से। हम्म तो हम वहां जा रहे थे, बदर से कोई मेरे ख्याल में 1-8 किलोमीटर पीछे होंगे, तो वहां पे कोई नक्शा से लगा हुआ था कि फलां साहबी फलां जगह पे मरा था, फलां फलां पे फलां फलां पे शहीद हुआ था, फलां फलां पे फलां फलां पे कत्ल हुआ था ना। तो उतर के हम देख रहे तो पत्थर पड़ने शुरू हो गए हमें, पत्थर? पत्थर क्यों? मारने शुरू कर दिए बच्चों ने ना। क्यों? हमें कोई आइडिया नहीं था कि क्या था। खैर पीछे से वो मुतव्वों की या पुलिस वालों की गड्डी आई, और उन्होंने कहा ये क्यों हो रहा है। ਅਸੀਂ कहे जी बदर के मैदान से चले, उन्होंने कहा सफर माफी को है, सफर जो है वो ठीक नहीं है वहां पे जाने का, चलो वापस तुसी किसे चले, कहे जी बदर आए हैं 4 घंटे से सफर करके आए हैं, को खुदा ना लो, उनका ना 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 ये ला रू निकलो भैया इथों। वो हम्म भाई वो 5-6 किलोमीटर बदर का जो कस्बा है वहां से हमें बाहर निकाल के, जब तक हम मेन शाहराह पे नहीं आ गए हो तब तक पुलिस वाला हमारे पीछे ही रहा है। मगर क्यों निकाल रहे थे वो आपको वहां से? वो ये समझते हैं कि जी पाकिस्तानी या जो इंडियन वहां पे जाके है ना, वहां पे शिरक करते हैं जी, ये जो मुझे समझ आता है, मुझे बाकी नहीं मुझे पता कि क्या हुआ था वो। मतलब यकायक हमें बच्चों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए गाड़ी के ऊपर, और पीछे से हम्म पुलिस आ गई, और पुलिस ने वाले ने कहा जी गड्डी मोड़ो तो निकलो इथों। उसे पुलिस हम्म के कोल भी तुहानू बहुत डर लगता है, वो ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਅਕਾਮਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, तो कई दिन तक ਤੁਹਾਡਾ कफील जितनी देर तक नहीं आंदा, कुछ कर ही नहीं सकते तुसी। हम्म तो मैंने कहा यार इनसे मुंह लगाने से बेहतर है कि बंदा चलो इन्हों की गल सुन के वापस चले। वो 4 घंटे असं गए, 4 घंटे वापस आए, तो वो मदीने च बह के उन्होंने गाला कढ़ी पी है। हम्म जब वसीम साहब की मैं बात कर रहा था, तो वसीम साहब के साथ उन्होंने कहा यार मैं देख देनी है थे। मैं क्या वसीम साहब जाता दरबार थोड़ी है, मस्जिद नबी हैगी, तो देख कितने देनी है। कहते नहीं यार कुछ कर। मैं कहा यार मैं पिछली बार जो आया ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋਰੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਗਾਂ ਸ਼ੇਗਾਂ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਗ ਸ਼ੇਕ ਵੰਡਣੀ है, कहते जी देग शेक उस तरह तो नहीं तुम वंड सकते है, लेकिन एक पुलाव की या बिरयानी की आप देग पकवा देता हूँ, मैं आपको शॉपर में पैक कर देता हूँ, आपके साथ बच्चा भेज दूंगा, आप वो इशारे पे जो बाब फहद है मस्जिद नबवी का उस तरफ खड़े हो जाए, इशारे के बाहर जो भी नमाजी नमाज पढ़ के निकलें तो आप उनको बांटते जाइएगा। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ यार तेरे ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ, ये तू कर दे। खैर उसके बाद भी काफी शॉपर जो थे वो चावलों के बच गए, तो हमने कहा यार कोई गरीबों का कोई इलाका हो जो जहाँ पे लोगों को खाने को ठीक से मिलता ना हो। तो उसने कहा जी बिल्कुल पीछे एक कॉलोनी है जहाँ पे जो अफ्रीकन वेमेन है ना, उनकी कॉलोनी है, वो अपने बच्चों के साथ वहां पे रहती हैं, और कच्चे से मकान है, हार्डली मतलब 500 यार्ड भी नहीं होगा वो हरम नबवी से ना, हम्म बाब फहद की तरफ। तो वहां पे गए तो पुराने मकान मंगा भाई, कच्चे मिट्टी दे, आज हम्म दे दौर से 2008-2009 की बात कर रहा हूँ मैं। वहां पे जाके हमने वो मतलब खाना बांटना शुरू किया, वो बच्चे आ गए गाड़ी के पास, हमने दिया, लेकिन हमारे पीछे वहां पे फिर पुलिस की गाड़ी, हमारे साथ वो रेस्टोरेंट वाले बंदा भी था। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ ਅਰਬੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਰੀਕਨ ਵਿਮਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ
सोमालिया तो नाइजीरिया तो या वो कलियां ट्रैवल भी कर लेंदी ने हज दे दौरान च ते ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਰਬੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਸੌਰੀ ਥਰਸਡੇ ਆਫਟਰ ਈਵਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੈਨਸਡੇ ਈਵਨਿੰਗ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ देयर ਵਰਕ ਸਕੇਜੂਲ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਮ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਧਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀਕਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਈਵਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਹੋਣ ਡੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੇ ਮੀਨਾਰੋं के साए तले खैर ये उस तो बाद मैं 13 महीने सऊदी अरब जिस तरह रो पिट के गुजारे मैं साल की छुट्टी होंगी साल बाद छुट्टी ज्यादा लंबी लगती ना दोनों सऊदी अरब में मिडिल ईस्ट में जो लोग काम करते हैं उन्हें पता होगा कि 1 साल के बाद आपको 1 महीने की छुट्टी मिलती है आपको 1 महीने की तनख्वाह एक्स्ट्रा मिलती है फिर आपको आने जाने की टिकट मिलती है और आप अपने घर जाते हैं और मिल मिला के आते हैं जो कि व्हाइट कॉलर वर्कर्स हैं ब्लू कॉलर वर्कर बेचारे 3-3 4-4 साल के बाद आते हैं या ज्यादा सालों के बाद आते हैं करने छुट्टी सी तो मुझे हफ्ता पहले ये 4 दिन पहले एक कॉल आती है कि जी इस तरह से एक जॉब है सिंगापुर में आप ज्वाइन करना चाहें आप इंटरेस्टेड है मैंने कहा जी इंटरेस्टेड तो मैं बहुत हूँ लेकिन आप मुझे जो है ना वो इसका जवाब मुझे 1 या 2 दिन में चाहिए कहते जी क्यों मैंने कहा जी मैं छुट्टी जा रहा हूँ अगर तो आप मुझे ऑफर करते हैं तो मैं यहीं से सामान जो है ना सुटा के जिस तरह भी है मैं खाली करके पाकिस्तान टुर जावांगा उतो मैं वापस नहीं आने लगा फिर तो खैर वो मुख्तसर ये कि ऑफर आ गई मुझे वहां से मैं पाकिस्तान चला गया वहां से फिर पाकिस्तान से मैं सिंगापुर चला गया सिंगापुर गया और टोटल सेकुलर कंट्री ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ फिर मैं कल्ला भी हैगा सी ਉੱਥੇ टाइम भी सी कि कुछ पढ़ना शुरू कर दिया कुछ लिखना शुरू कर दिया कुछ दोस्तों की इस तरह से मिली फिर मैंने देखा यार इतने तो रेसिज्म नहीं जितना इस्लामी कंट्री जो मैं देख के आया वहां हर रमजान आ जाए रमजान तो सऊदी अरब एक बहुत बुरा हाल है गालिब भाई अगर तुम रोजा नहीं रखते ना समझो कि तुम मारे गए सऊदी अरब च नॉन मुस्लिम जो थे उनकी कंटीन में जाके कभी एक बार हम चुप चुप के खा लेते थे अदरवाइज वहां पे मैं क्योंकि उस वक्त सिगरेट पीता था तो बुरा हाल हो जाता था खैर वहां पे कुछ दोस्तों से मुलाकात भी हुई जो कि काफी हद तक जो थे वो एथियस्ट थे लेकिन मैं उस वक्त तक जो था वो आप समझ लें कि 70% तक जो है ना मजहब को मैं अल्लाह हाफिज कर चुका हुआ था तो वहां पे रहने के बाद पढ़ने पढ़ाने के बाद कुछ 4-5-10 किताबें और पढ़ ली ये वो लोगों से बातें की तो मैंने कहा यार ठीक है मेरा तो ख्याल है कि मैं जो कुछ देख के आया है सऊदी अरब और सिंगापुर में जमीन आसमान का कंपैरिजन करूं तो ये जो लादीन लोगों की जो मुल्क है ये मेरा ख्याल में बेहतर चल रहा है तो इट वाज अ प्रोसेस आप ये समझते हैं कि सऊदी अरब में आपने ये जो प्रोस्टिट्यूशन और ये चीजें देखी जो हरम के साए तले मीनारों के नीचे मस्जिद नबी के ये काम हो रहे थे तो ये आपका ईमान तोड़ने के लिए काफी था ये हाँ किसी बंदे को आप ले मगर बाकी लोग आसिम भाई क्यों नहीं सोचते ये बात मेरा ख्याल है वो जाते नहीं एक्सप्लोर नहीं करते शायद इतना उनके लिए ये जो मजहबी एक जो सफर है वो सिर्फ एक यात्रा ही होती है वो अपने होटल से लेके मस्जिद नबी और मस्जिद नबी से होटल उन्हें गलियां दी उन्हें रावां दी खावे कसम खुदा जी दे रावां दी है ते बाबे जिब्रील अच्छा और बड़ी मजे की बात मैं जन्नतुल बकी आप जाएं तो जन्नतुल बकी में आपको अक्सर जो है वो कब्रें जो बराबर हुई हुई किसी किसी जगह पे शायद कोई एक अद्धा रोड़ा या टेला पे है बाकी बराबर ने तो लेकिन शियाओं के कुछ सोर्सेस से आपको मस्जिद जन्नतुल बकी का पुराना मैप एक मिल जाता है जिसमें आपको पता चल जाता है जी बीबी खदीजा दी कबर कितने हैगी ये या बीबी खदीजा नहीं वो तो मक्का में शायद बीबी फातिमा की कबर कितने फातिमा की मदीना में है ना तो बीबी फातिमा की कबर कितने वे फलानी दी कितने वे फलाने दी कितने वे उत्थे उन्होंने मुतब्बे खिला रहे ने कि तुसी इधर नहीं जाना तुसी खलो भी नहीं सकते उत्थे कि तुसी फातिहा ही पढ़ लो हमारे यहाँ तो कहते नहीं कब्रिस्तान जाए तो जाके फातिहा पढ़ें और मुर्दों को सलाम करें या अय्युहल कबूर अस्सलाम वालेकुम या अय्युहल कबूर ते ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁਰਦੇ जवाब ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ कोई चक्कर कोई नहीं पाई ਉੱਥੇ खलो भी नहीं सकते तुसी फिर ओहद का वो जो देखें वो ओहद इतना ज्यादा दूर नहीं है ओहद करीब है मेरे ख्याल में मदीना से एज कम्पेयर टू बदर ना तो वो जो मैदान है चट्टी मैदान उससे सिर्फ एक छोटा या पत्थर पे है जिथे नबी के जो चचा थे जिनको
बुरा हाल किया गया था यार। हमजा 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 इब्ने हमजा इब्ने अब्दुल अबू मुत्तलिब का, तालिब। हम्म, अब्दुल मुत्तलिब। के बाद अब्दुल मुत्तलिब। तो वो उनका निशानी एक पड़ी हुई है वहां पे। चीजें देख देख के आपको एहसास होता था कि यार कोई घोटाला है सही है, हम्म, कोई ना कोई ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ड्रामा लगता है। फिर उथे एक मक्के से अगर आप उर्दन की तरफ जाएं, मदीने से हम्म, नॉर्थ बनता है मेरे ख्याल में, हाँ यहाँ से नॉर्थ, बनता है। नॉर्थ ही बनता है। तो वहां पे एक मकाम है जहाँ पे यूनेस्को हेरिटेज साइट है, जहाँ पे जमीन उल्टी हुई है। हम्म, उसको पता नहीं क्या कौन सी वादी कहते हैं। हम्म, वहां पे वो यूनेस्को की हेरिटेज साइट है और वो कहते हैं जी वहां पे अजाब आया था और ये हुआ था और जमीन रब ने उल्टी करके छोड़ देती है किसी। हाँ हाँ, वो उस दिन इब्ने मरियम भी स्ट्रीम पे बता रहे थे उसके बारे में। कौन? इब्ने मरियम एक आते हैं ना। अच्छा। हाँ, वो सऊदी अरब के काफी बारे में जानते हैं, तो वो बता रहे थे, उन्होंने तस्वीर भी दिखाई थी उसकी। हाँ वो उसका नाम मेरे ज़हन में अभी आ जाएगा। मैंने जैसे शुरू में कहा कि मेरा हाफजा काफी कमजोर हुआ है तो मुझे अब याद नहीं है। लेकिन आप सऊदी अरब के जो ईस्टर्न प्रोविंसेस है वहां पे भी मेरा चक्कर लगा एक दो दफा। तो वहां पे शियाओं की अक्सरियत है लेकिन वहां पे कदरे बेहतर है। जो है ना, आपको कतर वाली घुटन, साइड। सकाफती घुटन जो है दमाम वाली साइड जो है ना, अच्छा। दमाम और खुबर और अल जुबैल जहाँ पे सऊदी अरामको है, हम्म, उस तरफ वाली जो है, क्योंकि वहां पे इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वहां पे शियाओं की अक्सरियत है, तो वहां पे जो आपको है मुतविज तविज है वो इतना नहीं करता। अच्छा गालिब मजे की बात, LGBT या गे या लेस्बियन होने के लिए भी सऊदी अरब, मैं आपको बताऊं, दुनिया का सेफ तरीन मुल्क है। अच्छा। वो कैसे? मतलब आप अपने किसी भी दोस्त के साथ आप जाके मेल एंड मेल कैन एनीवेज चेक इन द रूम, नोबडी इज गोइंग टू क्वेश्चन। यानी आपको मतलब बहुत आसान। बहुत आसान है, हाथ पकड़ के चुमियां शुमियां करना तो आम है ना, मेल टू मेल हाँ जड़ा है। हाँ, मुंह हाथ चूमते फड़ हैं, के हम भी मुंह चूमना है। बाजू रख के हाथ पकड़ के आप चल रहे हैं। वेस्ट में आप ऐसा करें तो लोग कहते नहीं यार तुम ये की करन डे हो। हम्म, खैर उस वक्त तो आपको एहसास नहीं होता था, अब आपको एहसास होता है कि यार एक ही ऐसी तो बिल्कुल पुट्ठे ही है गए हैं। हम्म, मतलब आप अपनी बीवी के साथ हाथ पकड़ के पाकिस्तान में बाजार में नहीं फिर सकते, लेकिन आप अपने हाँ, दोस्त के हाथ पकड़ के फिर सकते हैं, एंड दैट इज वेरी गे। हम्म, हाँ, बिल्कुल। ये बात तो बिल्कुल पाकिस्तान के बारे में भी ट्रू है। पाकिस्तान में भी मेरा ख्याल है कि लोग ये जाके रूम बुक करे तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कोई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਵੀ नहीं पूछेगा। हम्म, या तुसी पार्क में बैठे हो, कोई पुलिस नहीं आके तंग करेगी हो भाई किथे ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ चलो पैसे कटो। तो आई मीन दीज आर द जो आपकी एक पर्सपेक्टिव होता है सोचने का, वो आपको सफर से बड़ा मिलता है। आप हाँ, जब देखते मतलब हैं जिन चीजों के लोग गौर जो से। वेल ट्रैवल्ड लोग हैं उनको उनको समझ आ जाती है कि नेशनलिज्म हमारा कितना एक हम्म, फजूल बात है, हमारा रिलीजन कितनी फजूल बात है। सिर्फ इंटरनेशनल ट्रैवल आप जरा सा करें, दूसरे मुल्क के लोगों से जाके मिलें, आपको सारा झूठ समझ आ जाता है कि क्या है। मैं आपको बताता हूँ, मैं 2002 या 2003 में जब क्रिकेट डिप्लोमेसी शुरू हुई थी तो मैं इंडिया भी गया था हम्म, 3-4 रोज के लिए। टेस्ट वनडे मैच था फिरोज शाह कोटला में दिल्ली में। तो हम्म, उस वक्त एक तो ये था कि बॉर्डर हमने पैदल पार किया था और वहां से फिर बाय रोड हम जो है वो दिल्ली गए थे लाहौर से। तो वो भी बड़ी मजे की एक ट्रेवल थी। और वहां पे जाके आपने देखा कि यार ये तो साढ़े गई ने, हम्म, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ, ਭੈੜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ अगर वो जो अजमेर गेट है या दूसरा गेट है जो पुरानी दिल्ली में जहाँ उसका बली मारा या चांदनी चौक के पास जो जामा मस्जिद है, वहां पे हम्म, जब आप जाके देखें तो बुरा हाल मुसलमानों का। उससे मैं कह चलो यार आज निहारी खा के देखें, सुने दिल्ली की निहारी बड़ी मजेदार है। वो खैर इंटरनेट से नहीं सी, गूगल शूगल इन्ना नहीं सी कॉमन। तो अजीबोगरीब किस्म के खाने थे और लूटते हैं वो आपको। हम्म, खैर ये तो मतलब ध्यान कि मतलब वहां से आपको जाके अंदाजा होना शुरू हो जाता है कि यार ये होन की रहा है। फिर मेरी जॉब सिंगापुर में इस तरह की थी कि तो मुझे इंटरनेशनल ट्रैवल का काफी ज्यादा जो है ना वो मौका मिला। मतलब हम्म, कि 25-30 मुल्क जो है वो मैंने हफ्ता हफ्ता 2-2 हफ्ते कम से कम रह के देखे हैं। इजिप्ट मैंने मतलब 2 बार गया और वहां पे जाके मैंने देखा। एक दफा इंटरकॉन्टिनेंटल है उधर
सिटी स्टार इंटरकॉन्टिनेंटल कायरो का। हम्म। वहां पे गए तो जी वो अब पातियो वाला या बैल्कनी बैल्कनी वाला एक मतलब आप उसे कह लें कि आपका छोटा सा गार्डन था रूम का, हम्म। जिसके आगे सामने स्विमिंग पूल था और खूबसूरत कमरा। हम्म। वहां पे मैं गया, मैं इनका देखा तो एक दुशीजा, इंतहाई खूबसूरत दुशीजा, 21 साल की है। पानी साफ नजर आए ना, आर पार जो हो उनकी तारीफ करता है वो हम्म। तारिक जमील, उस तरह की। अच्छा, मैं कह यानी यार, आपको जन्नत की हूर दुनिया में नजर आ गई। हाँ मैं कह यार ये तो बेहतरीन कमरा मिल गया है। मैं चलो ਉੱਥੇ जाना, एक अद्धी बीयर ਫੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਚਾ ਛੱਚਾ ਪਾਣਾ, ਸਿਗਰਟ ਸ਼ਿਗਰਟ ਦੀ ਡੱਬੀ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮੀ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਪ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੀਅਰ ਸ਼ੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਉਹਦੀ ਚੋਟੀ ਚੋਂ ਬੈਠੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? मैं एक मसरी दोस्त से मैंने उन्हें पूछा, मैंने कहा भैया अब ये क्या है? कहते यार ये सऊदी आते हैं जो यहाँ पे हजरत यूसुफ का एक गांव मशहूर है कि जी वहाँ की खवातीन सबसे खूबसूरत होती हैं, वहां से वो बच्चियां लेते हैं, उनके साथ मस्यार करते हैं। मस्यार अच्छा। इज क्वाइट सिमिलर टू मुता, हाँ। जो हाँ। शिया मजहब है ना, मस्यार वो ट्रेवलर्स मैरिज या निकाह उर्फी भी कहते हैं उसे। वो भाई हफ्ता डेढ़ 2 हफ्ते 3 महीने 4 महीने रहते है ने ते वो ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। हाँ। ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ? मैं बंदे नहीं, तो अरे की होंडिया, आपको व्याग्रा की ताकत तो समझ आ गई होगी। अल्लाह की ताकत नहीं, व्याग्रा की तो ताकत आपको हाँ, जरूर समझ आ हांडी की ताकत उसे समझ आ रही है, ये आंदी है कि भाई ये की हो रहा है व्याग्रा पैसे। सर तो पैसा समझ पैसा गया। पैसा पैसा बोलते व्यागरा भी पैसे नाल ही आंदी सी हाँ। ते पैसा है ते खैर मिस्र में भी वो कभी फिर और सुनाऊंगा वो स्टोरी, अपनी है लेकिन मतलब मेरा ये था कि इंटरनेशनल ट्रैवल की वजह से शायद मुझे जो है वो ज्यादा चीजों को समझने का, सोचने का, उनको परखने का, उन्हें ऑब्जर्व करने का ज्यादा मौका मिला है, जिसकी वजह से शायद मेरा मुताला उतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि बात तो बड़ी रेफरेंस लगेगी ऐसे, मतलब आपने नतीजा आखिर पे ये निकाला कि अरबी दुनिया की जलील तरीन कौम है सऊदी ਉਹ अरब। ਯਾਰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਰਬੀ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਊਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਲ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ the God sent 124,000 prophet in this world. Yes. मैंने कहा we never got anyone in India. कहते because you are kuffar. Yes, you are right. But why do the God send the prophet? Do you know that? Because he wants to give hidayah. हदायत देनी होती है रब ने, तभी वो देखता है कि जी कहाँ पे मुझे पैगंबर भेजना है। तो 1,24,000 ਦੇ 1,24,000 ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਹਿਲ ਤਰੀਨ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, हमें तो हदायत की जरूरत ही नहीं थी। फिर अल्लाह के कोल जो 1,23,999 नबी उसने भेज दिए और उसके पास जब आखिरी नबी रह गया तो उन्हें क्या सब तो पागल तरीन कौन कितने वे उन्हें क्या सऊदी अरब च ने ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਰੰਗ ਆਵੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਗਲ ਤਰੀਨ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਬੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਖੈਰ ਮੱਕਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੱਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ मतलब ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ इट्स नॉट इन अ सीक्वेंस। तो वो कहते हैं जी तुम लोग क्या हो, हमने तो अल्लाह के नबी को बट्टे मार के यहाँ से निकाल दिया था। मक्का वाले हाँ तुसी कौन ਹੁੰਦੇ ਹੋ? होते खैर मतलब होटल ਚ गए ਉੱਥੇ टॉप भी ਸੀ करते हैं कि उन्होंने अल्लाह के नबी को पत्थर मारे। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਨ ਅ ਵੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਟਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, 3 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ, ਇਟ ਵਾਸ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ 3 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦਵੋ ਨਾ ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਹੀ ਰੱਖ ਦਵੋ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਟਾਵਲ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਬਣ ਕਿੱਥੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਦਫਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਲ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡਾਰਮਿਟਰੀ ਚ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਐਸੇ ਚ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ कम से कम साफ तो होवे ना। तो उथे और भी कहते सऊदी मक्की कि जी हु आर यू, हमने तो खुदा के नबी को जो है पत्थर मार के यहाँ से निकाल दिया था, तुम लोग कौन होते हो?
अब ये मक्का वालों की जुबानी आप सुनने और फिर साडे उत्थे ते जाके उत्थे कंधां ते लिखिया होए यहाँ पे पेशाब करना मैंने वो भी चुमनी शुरू कर देंदे ने कि अरबी च हाँ। लिखे है। खैर, तो ये आस्ता-आस्ता गल है कि एक प्रोसेस हुंदा है, प्रोसेस एक स्टार्ट हो जांदा है ते तुसीं ये नहीं कह सकते कि शुरू कदों हुंदा है, यू नेवर नो। मतलब मज़हब छोड़ने का कोई आसान नहीं होता, बहुत इसमें मुश्किल कई होता दफ़ा बहुत है, मुश्किल होता है। खुशी से कोई नहीं छोड़ता। नहीं, और अगर आप सोच के आहिस्ता-आहिस्ता भी करें तो फिर भी आपको यार लगता है कि यार आई एम बिहेविंग आउट ऑफ द बॉक्स फॉर माय फैमिली, फॉर माय हुँ, कल्चर, फॉर माय सोसाइटी, क्योंकि आपको बोलने की अगर आदत पड़ी हो तो फिर आप बोल देते हैं कई दफ़ा चीज़ें, फिर बाद में आपको लगता है यार इनका मैंने दिल दुखा दिया, नहीं दिखाना चाहिए हुँ। था। खैर इस दौरान मैं आपको बताता हूँ कि 2006-7 में मैं कादरिया कलंदरिया सिलसिले में भी बैत हुआ था जी। अच्छा। हाँ, मैंने 6 महीने फ़ारसी भी सीखी थी इकबाल अकेडमी लाहौर से, क्योंकि मेरे बाबा जी डॉक्टर यूसुफ साहब कादरी कलंदरी जो हैं वो जंग शरीफ में थे। हुँ, तो मैं जुमे को ऑफिस से 4 बजे निकल जाता था, जंग जाते थे यतीम खाना से बस लेके, और फिर शाम वहाँ पे गुज़ारते थे रात, और वहाँ से 3 या 4 बजे की या 2 बजे की बस वापस लेके उसी रात ओवरनाइट आप वापस आ जाते थे। हुँ, तो ये भी जो कष्ट है ना, ये तकरीबन मैंने काफ़ी 1-2 साल किया है। हुँ। फिर वो आजकल तुसीं शायद देखे होवे बाबा काला जेड़ा यार, बाबा की नाम है ओहदा, काले कपड़े पांदा है, बाबा वो मरदा है, मोहम्मद यहिया। ਉਹ ਕਾਲਾ ਉਹਦੀ किताब ने काला पियामन ਮੈਨੂੰ नहीं पता। हुँ, है वे, 2-3 किताबां ने, बड़ा मशहूर बाबा है यार वो। अच्छा। अशफाक साहब ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਨੋ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰੀਦ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪਾਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਤੇ हुँ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਚ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਵਾਲਾ भी समझा जाए। हुँ, ते लामा साहब के मज़ार पे भी जाके बैठे रहते थे, वहाँ पे जो है वो लोगों से बातें भी सुनते होते थे। फिर लामा साहब को अच्छा से ठीक से पढ़ा भी, किताबें भी काफ़ी पढ़ी, उनके बारे में ज़िंदा रूद भी पढ़ी। फिर डॉक्टर जावेद इकबाल से भी मुलाकात रही, उनका जो अपना गिरेबान चाक है, पिया रंग काला किताब का नाम है, और मोहम्मद यहिया बाबा जी का नाम है। उनकी 2-3 किताबें हैं, काफ़ी महंगी किताबें वो बेचते हैं। उनसे भी मेरी मुलाकात रही। वो पिछले दिनों 2-3 साल पहले शायद लंदन आए थे, तो मैंने उनसे मुलाकात भी की थी, और वो तस्वीर भी मैंने लगाई थी जिसपे हमारे काफ़ी एथियस्ट लोग जो थे, वो दोस्त नाराज भी हुए कि एक ही तो पीर फकीरी पड़ी। मैं कि यार बाबा मेरा पुराना यार है, मैं वो इतने आया होते मैं मिला भी ना कम अज कम। ठीक है, अपना हुँ, आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हाँ, एक बंदे को आप पुराना जानते हैं, आपको पता चले कि आपके हमसाये में आया हुआ, तो आपको मिलने में तो कोई बुराई नहीं है ना। हुँ, तो ये खैर बात ये कि एक प्रोसेस होता है जो कि आपको बड़ा टाइम लगता है। तो और चीज़ को आप देखें, अगर आप कुरैश मक्का को देख लें, इस्लाम के हिसाब से देख लें, तो उनका उनका क्या आर्ग्यूमेंट होता था? उनका आर्ग्यूमेंट यही होता था कि जी हम अपने वालिदैन का दीन छोड़ के कैसे तुम्हारा दीन हाँ, मान लें, हुँ, चाहे कितना भी एग्ज़ैक्टली। सच्चा क्यों नहीं है। मगर आसिम भाई वो पॉइंट आपको कोई पक्का याद है कि जिस पॉइंट पे आपने डिसाइड किया होगा यार हम ये मेरे लिए नहीं है, या आपका ट्रांजिशन ऐसे स्लो नहीं, ट्रांजिशन नहीं, था? नहीं, ट्रांजिशन रहा है स्लो, बहुत स्लो हुँ, ट्रांजिशन रहा है। ऐसा कोई नहीं था कि जी 0 से 1 एकदम हुआ और मुझे कहा कि नहीं जी ये हुँ, जेड़ा है वो बाइनरी, इट्स नेवर बाइनरी, इट्स नेवर ब्लैक एंड व्हाइट। आपको ग्रे एरिया में से गुजरना पड़ता है। हुँ, कुछ उसमें से जो है वो पलट के वापस चले जाते हैं, कुछ जो है वो आगे चले जाते हैं, जो सिरात मुस्तकीम पे रहते हैं वो फिर अपनी रास्ता या अपनी मंजिल पा लेते हैं। तो यही है। पर अगर फ़र्ज़ करें जी आप जब मज़हबी थे, जो कादियानियों से नफ़रत करता था, अगर वो बंदा आके आज आपको मिले तो क्या कहेगा? मैं मेरा ख्याल है कि उस वक्त भी मैं ठीक था, अब भी मैं ठीक हूँ। हाँ, उस मुझे वक्त जो यही लगा कि आप इतने शिद्दत पसंद नहीं थे कि वो आके सर फाड़ देगा या लड़ पड़ेगा। नहीं, 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 क्योंकि वो देखिए, आप उस वक्त जो आप किसी भी वक्त में जो फैसला करते हैं वो अपने आपको मुयस्सर जो मालूमात होती हैं, जो आपकी पढ़ाई होती है, जो आपके ज़हन में इल्म होता है, या जो आपका माहौल होता है, उसके हिसाब से ही आप फैसला करते हैं ना। तो
मेरा ख्याल उस वक्त मेरा जो यंग बचपना था या जो मेरी उस वक्त जो कैफियत थी वो अपने हिसाब से ठीक थी, क्योंकि उस वक्त मुझे मालूमात इतनी थोड़ी थी। ठीक है, इट्स नॉट एन एक्सक्यूज, लेकिन अपने तय तो मैं ठीक काम कर रहा था उस वक्त भी। हम्म। तो मगर फिर आपके साथ एक और भी एपिसोड गुजरी, अगर उसके बारे में बात करना मुनासिब हाँ आप जी। समझे, तो ये जो आपके साथ एपिसोड गुजरी सारी, आप लोगों को इन्होंने जो है वो गायब कर दिया, फिर सारी दुनिया उस टाइम शोर मचाने शुरू हो गई, मतलब फिर इंटरनेशनली आवाजें उठी, फिर आप लोग छुट गए, हम्म। तो ये सारा सानहा कैसे पेश आया? यार ये था कि बात थी 2016 आगे या 15। 2015। नहीं नहीं, 2015 की बात है कि जब हमने पेज शुरू किया था मोची के नाम से। हाँ एग्जैक्टली, आप लोगों ने मोची के नाम से पेज शुरू किया। मोची के नाम पे पेज शुरू किया था, और उस पे वही था कि फौज पाकिस्तान पे उनकी जो गलत हरकत हैं या जो काम हम उन्हें ठीक नहीं लगते हमें कि जी ये सही नहीं कर रहे। तो ये बात है 2015 की शायद, जब हमने मोची पेज शुरू किया था, और उस पे जो रियासत पाकिस्तान के इदारे हैं जिसमें पाक फौज है या किसी हद तक दूसरी फौजें भी आ जाती हैं, जिसमें बैरिया भी है और नेवी या एयरफोर्स भी, यानी कि फिजाइया भी है, बॉर्डर वाले भी हैं, रेंजर्स भी हैं, उनकी जो ऐसी हरकतें जो कि वो 70 साल से कर रहे थे, उनको हमने हल्के फुल्के मजाई अंदाज में एक्सपोज करना शुरू किया था। हम्म। और ठीक ठाक उसकी फॉलोइंग बन गई थी। मतलब पाकिस्तान में भी उसके बारे में बात, उस ये बात उस वक्त की जब पाकिस्तान में आप फौज के बारे में बात जो है खुलेआम करते ही नहीं थे, करते थे तो लोग आपको बुरा हम्म। भला कहते थे। अब जैसे आज के हालात हैं ऐसे नहीं है। हम्म। तो ये 2017 के इन हालात के आज पहुंचने में आप लोगों का हाथ भी है ना, आप लोगों ने इस बात को नॉर्मलाइज करना शुरू किया। हाँ जी, मैं कहूंगा कि इसमें काफी हद तक जो है हमारे पेज का या हमारे उठाए जाने का काफी फर्क पड़ा था। उसकी डायनामिक्स जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह से हैं कि पहली बार इन्होंने अर्बन पंजाब से मिडिल क्लास के सुन्नी और हम्म। जट लोग उठाए थे। हम्म। अब देखें, पाकिस्तान में आपके पास जो है वो चार में चार इक्के होते हैं। पाकिस्तान हम्म। में कौन कौन सा इक्का हो सकता है आपके पास के जी? आप मुसलमान हैं, हम्म। आप सुन्नी हैं, पंजाबी हैं, हम्म। शहरी हैं, और मिडिल क्लास से, मिडिल, लोअर मिडिल, अपर मिडिल से आपका ताल्लुक है और आपको कुछ लोग जानते हैं ना, या हम्म। आर्मी में आपके कुछ ताल्लुकात हैं। तो उसके अलावा आप पाकिस्तान में अच्छी जिंदगी के लिए आपके पास ये चार पांच चीजें हों तो आप अच्छी जिंदगी वहां पे गुजार सकते हैं। आपको पाकिस्तान मतलब मुस्तकिल छोड़ के रहने की कहीं जरूरत नहीं पड़ती। हम्म। तो ये हालात इस नहज पे पहुंचने भी मेरे ख्याल में ये जो था ये पहला कतरा था बारिश का, जिसकी वजह से लोगों को एहसास हुआ कि यार पहले बलूचिस्तान च बंदे चुकते सी ते असीं चुप करके बंदे, सानू तो नहीं सी पता हुंदा ना, या हम्म। सिंध च चुकते सी खबर ही कोई नहीं सी निकलती, या NWFP या KP से उठाते थे बंदे फिर भी पता नहीं चलता था। लेकिन अब तो इन्होंने लाहौर में से बंदे उठाने शुरू कर दिए हैं हम्म। हम्म। और फिर उनके ऊपर ब्लेसफेमी भी लगा रहे हैं। ये क्या हाँ। हो रहा है? सिविल सोसाइटी ठीक ठाक अच्छी तादाद में निकली थी। हम्म। तो खैर ये 2017 में जनवरी का महीना था शायद, और दिसंबर में मेरे भाई की शादी थी, तो मैं शादी भी गया हुआ था सिंगापुर से, भाई की शादी अटेंड करने की। इसका भी फोन भी आया था बीच में। हम्म। तो हमारा एक एडमिन था जो कि एक स्कूल टीचर था, जिसका अभी किसी को नहीं पता उसका उसकी आईडी क्या थी। हम्म। उसने जो है ना वो कहीं बैठा हुआ था अपने दोस्तों में, तो उसने वहां पे जो है ना फड़ मार दी, क्योंकि उस वक्त मोची का पेज हाँ बड़ा एक मशहूर। हॉट था, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मुझे हॉट पता था। है। हम्म। तो उसने फड़ मार दी कि जी मैं फौजी का एडमिन आ। तो वहां से कोई बात निकलती निकलती ना, मेरे ख्याल में गुराया भी उसके साथ था, शायद गुराया भी आया हुआ था उन दिनों, उसकी सिस्टर की शादी थी कोई। तो उन्होंने पहले उसके कजन को उठाया, जो कि वो पहले जो उस्ताद था, जो एडमिन था, उसका नाम नहीं आया कहीं पे। उसके बाद उन्होंने गुराए को उठाया। गुराए के नंबर से मुझे एक मैसेज आया कि उस्ताद अपना नंबर से दे। हालांकि गुराए से मेरी फोन पे बात हुई थी, मुलाकात नहीं थी, लेकिन फोन पे बात हुई थी। तो मैंने कहा यार मैंने तुम्हें अपना नंबर दिया था, तुमने उस दिन मुझे कॉल की थी, अब फिर नंबर मांग रहे हो। खैर उन दोनों मुझे एलर्जी शलर्जी भी हुई थी, फ्लू भी हुआ था, मैंने एक दो दिन जो है ना इग्नोर कर दिया। फिर उसका मैसेज आया, उस्ताद अपना नंबर तो दे। मैं कहा यार तेरे नंबर देते थे, कहना नहीं हो गया, पीछे हो गया, दोबारा नंबर दे।
मैंने हम्म, नंबर दिए तो भाई सुबह मेरे घर पहुंच गए ये। तो हम्म, अब पता चला है कि ये उसकी फेसबुक इस्तेमाल करके मैसेंजर से लोगों को मैसेज कर रहे थे, नंबर लेके, और फिर नंबर लेके उनके घरों पे जाके वहां से बंदे उठा रहे थे लोग। हम्म, जुमे को मुझे उठाया गया, फिर जुमे को ही हमारे वो दूसरे दोस्त जो हैं सलमान हैदर भाई, उन्हें भी जुमे को ही उठाया गया। मुझे हम्म, दोपहर के 2 बजे उठाया गया। और फिर वो जो हमारे तीसरे जो दोस्त हैं, हम्म, जिनका मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करता, हम्म, आप समझ तो गए होंगे किनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। उन्हें भी जुमे के रोज ही उठाया गया। हम्म, फिर मैं कुछ 4-5 जुम्मे को उठाया तो हफ्ता तो मेरी हफ्ते की फ्लाइट थी वापस सिंगापुर की। मैंने हम्म, पहले ही रोला पा दिया, मैं कि भाई मेरी कल फ्लाइट है, मैं कुछ कीता ते मैंने दसो, नहीं तो उन्होंने उत्थे कुटने शुरू कर दिया गड्डी दे विच, चुप करिए भाई, यू नो व्हाई वी हैव पिक्ड यू अप, अंग्रेजी माड़ी जी ना बोले। मैं कि आई हैव नो आइडिया। नाल मेरे वो पुलिस की वर्दी च कुछ दो बंदे थे, उन्होंने कुछ सुनने गड्डी च फेरने शुरू कर दिते ना, घरों चुक्के वालदैन दे फैमिली के सामने हम्म, दिहाड़े, ते चुक के लै गए। कहते जी, मैं कहा जी मुझे नहीं अंदाजा किस बात से आपने उठाया। कहते जी लेट्स टॉक अबाउट मोची। हम्म, मैंने कहा जी करो, की गल करनी मोची के बारे च, आप चलाते हैं। मैं कहा जी मेरा उसमें एक हिस्सा रहा है, लेकिन अब तो मैं काफी अच्छे से पोस्ट वोस्ट नहीं की, क्योंकि भाई की शादी थी है वो। कहता है अच्छा इस वजह से आप पोस्ट नहीं कर रहे थे कि आपके भाई की शादी थी, ये नहीं कि आप तो बताए नहीं हुए थे अभी भी। खैर वो ले गए वहां पे जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल की दोपहर तक, ये मंगल की शाम दोपहर तक असर के टाइम तक वहां पे रखा उन्होंने। कुटापा शटापा ठीक ठाक चढ़ा वहां पे, ठीक हम्म, ठाक, मतलब जिस्मानी तशद्दुद का किया उन्होंने। जो ज़हनी था वो तो उसके अलावा था ही था। खाना भी अजीब सा था, और वहां पे कुछ वो कंटेनमेंट फैसिलिटी थी, लाहौर छावनी में ही थी, कैंट में ही थी, डिफेंस के आसपास ही थी, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि बचपन से ही हमारा सारा वहीं से गुजरा है, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, फिर एफसी कॉलेज भी वहीं पे गुलबर्ग में था, लेकिन कैंट में हमारा घर था। तो हम्म, वो सड़कें मुझे मतलब लाइक अपने हाथ की हथेली की तरह आपको चीजें याद होती हैं कि जी गाड़ी किस तरफ को मुड़ रही है, हालांकि आपके ऊपर पट्टियां वट्टियां थी, लेकिन आपको अंदाजा हो जाता है। तो वो मेरा ख्याल है कि बेतिया रोड के आसपास इनका कोई कंटेनमेंट सेल है जहां पे इन्होंने दहशतगर्द पकड़ के रखे हुए हैं, क्योंकि हम्म, वहां मौलवी हजरात थे काफी। एक एक सेल में 6-6 बंदे बंद है, जो जिन्हें ये इंफॉर्मेशन के लिए इन्होंने रखा हुआ था, और उन्हें कोई मारते पीटते कोई नहीं थे वहां इतना, उन लोगों को कम से कम। हम्म, वो सिर्फ इन्होंने वहां पे कंटेन करके रखे हुए थे कि जी कोई कल को कोई वाक्य होता है और कोई इन्फॉर्मेशन निकलवानी हो तो हम इनसे ले सकें। हम्म, तो मंगल तक इन्होंने हमें वहां पे रखा। उसके बाद उन्होंने कहा जी कपड़े शपड़े अपने पहन लें दूसरे, जो पहन के हम आए थे। मैं कहा शायद साड़ी जान खलासी हो गई है या सानू छड्डन लगे ने। तो वहां से हमें एक गाड़ी में बिठा दिया गया। वो गाड़ी जो है वो चलती चली, चलती रही, चलती रही। अब आपने अगर मोटरवे पे सफर किया हो तो आपको अंदाजा हो जाता है कि यार इतनी सीधी सड़क या बगैर हाँ, इशारे तो मोटर वही होगी, हाँ। मोटरवे ही हो सकती है, और तो पाकिस्तान में कोई सड़क नहीं है जहां पे 4 घंटे तक गाड़ी चले और हम्म, गाड़ी एक दफा भी ना रुके। तो मेरा ख्याल है कि हम इस्लामाबाद के आसपास, टेक्सला के आसपास, या हसन अब्दाल कर लो, आई मीन समवेयर अराउंड दैट एरिया, हम्म, हम्म। वहां पे ले गए हमें ये मंगल की शाम को। तो ये आप चारों उस टाइम इकट्ठे थे, एक ही गाड़ी में आप चारों को लेके जा रहे थे? हम एक गाड़ी में, मैं, वो उस्ताद, वो, और वो, हम चार थे। हाँ जी, सलमान हमारे साथ नहीं था, क्योंकि अच्छा। सलमान को इन्होंने फैसला इस्लामाबाद से उठाया था। हम्म, हम्म, सलमान हमें वहां पे जिस नई फैसिलिटी में हमें लेके गए थे, जो कि मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद के आसपास ही, जो मैंने एरियाज आपको बताए हैं, अटक कर लें या टेक्सला कर लें या हसन अब्दाल कर लें या कोई भी इसी ट्राई एंगल के आसपास ना, हम्म, जहां पे उन्होंने रखा था। फिर वहां पे पहुंचे, वहां पे एक एक सेल में एक एक बंदा बंद कर दिया वहां पे। फिर अब वो कुछ लोग आए, उन्होंने तस्वीरें तस्वीरें खींची आपकी, फिर नाम शाम पूछा। उससे पहले मतलब वो जो लाहौर में था उसमें तो उन्होंने एक ही स्टेटमेंट जो है वो मेरे ख्याल में 7-7 दफा लिखवाई थी। यानी तो ये आपको इधर, हाँ, शायद आप अपारा में हो, शायद। हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो लगता था कि कोई फौजी यूनिट थी। हम्म, जिस तरह के शोर या जिस तरह की आपको गुफ्तगू थोड़ी बहुत कानों में पड़ सकती थी, हालांकि किसी बेसमेंट में थे हम, मेरा ख्याल है। तो
हिडन थी कोई जगह जो यहाँ पे आम बंदे को बाहर से नहीं पता चलता था कि यहाँ पे शायद कोई इनका जो है ना वो सॉलिटरी कंफाइनमेंट का कोई सेल है ना। हम्म, तो वहां पे था, वहां पे फिर मतलब वहां पे जिस्मानी तशद्दुद हुआ, लेकिन उस कदर नहीं हुआ जितना इन्होंने लाहौर में कर दिया था ना। हम्म, क्योंकि मैंने वहां पे कहा, मैंने कहा ये देखे मेरी तो ये सारी जगह जो है ये नीली और लाल और काली हुई थी पीछे से। और फिर हम्म, मुझे पेट की वजह से मुझे जो है वो पखाने के साथ ब्लड भी आ रहा था। और मेरे एक उंगली जो थी उस पे वो, ये वाली उंगली जो थी इस पे वो क्या कहते हैं यार से, जब आपको चोट लगती है तो ब्लड जम जाता है ना। हाँ, नाखून में खून जम गया। नहीं नहीं, उंगली की हड्डी में मुझे लगा शायद टूट की हुई होगी। अच्छा। खैर वो फिर कान में, एक कान से सुनाई नहीं देता था सही तरह से। खैर उसका हम्म, बाद में मैंने इलाज कराया, और डॉक्टर का भी मेरे पास सर्टिफिकेट पड़ा हुआ कि शायद इसका पर्दा शर्दा फट गया होगा तो इसको इलाज करो। और बैक हम्म, की अभी भी मेरी जो है वो L5S1 डिस्क जो है वो स्लिप है उस वक्त की। तो जिसकी हम्म, वजह से मुझे सियाटिका का भी बड़ा शदीद मसला रहा है बीच में। खैर वहां पे इन्होंने इंटेरोगेशन शुरू की, वहां पे मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल, इन्होंने वो साइकाइट्रिस्ट बुलाए हुए थे जो आपसे तस्वीरें बनवाते थे, स्टोरी लिखो जी, फलाना फिक्रा कम, मतलब मैंने कहा यार क्या पूछना चाह रही हो, ये टेस्ट मैंने जिंदगी में मेरा ख्याल है कि 50 दफा किए होंगे, बल्कि करवाए भी हैं बच्चों के जो मैं कैंडिडेट हायर करता था। एक पर्सनैलिटी असेसमेंट का टेस्ट होते, क्या करवा लेंगे आप मुझमें, नहीं हम्म, तुम करो। अच्छा, वो कर लिया भाई। अच्छा एक और मजे की बात बताऊंगा वाले, लाहौर में वो जो हमारे थे ना जो थे लोग वहां पे, जिन जो तैनात थे, वो हम्म। ये कहते थे कि जी तुम लोग तो तालिबान से बुरे हो। मैं अच्छा, कहा, तालिबान से बुरे हो? हाँ। इनसे पूछना था कि तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन ठीक है कि नहीं? नहीं सर गल सुनो ना, कहते हाँ। तालिबान जो है वो एक धमाका करते हैं उससे बड़ी हद है कि 100 बंदा मर जाएगा, हम्म, हम्म। लेकिन तुम लोग एक पोस्ट करके लाखों लोगों का ज़हन बदल रहे हो, अच्छा, तो इसलिए तो तुम तो तालिबान से भी बुरे हो। यानी तुम लोग जो हो वो कुछ ऐसी बातें लोगों को बता रहे हो जो कि हमें पसंद नहीं है, या सच बता रहे हो लोगों को, यानी सच जो है वो तालिबान से बुरा है पाकिस्तान में। हाँ, मतलब आप लोगों का जो है वो ज़हनी तौर पे उन्हें जो है वो हम्म, बदल रहे हैं ना, तो आप तो तालिबान से भी बुरे हो। खैर वहां पे फिर इन्होंने रखा, वहां पे मतलब धमकियां शमकियां भी इन्होंने दी कि ये है वो है मेरा, लेकिन हमें बाहर का तो बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बट हम्म, आफ्टर अ फ्यू डेज आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि यार अब इनका हाथ भी नरम हो गया है, डॉक्टर भी आ रहा है मिलने के लिए। दाढ़ी मेरी काफी बड़ी हुई, तो मैंने कहा यार मैंने तो सारी उम्र दाढ़ी नहीं रखी, मुझे तो नींद नहीं आती। हम्म, तो फिर वो जो मुंशी था, चीफ मुंशी था शायद वो, उसने बुला के जी वो शेव शूब भी की। मैं कि यार वाल कहंदा यार वाल हुण चल मैं तेरे थोड़े कर, मैं कि यार खराब ना करी बस, जिस तरह दे है ने इस तरह दी रहन तो दाढ़ी मुंन दे बस। फिर कहता है अच्छा अगर आपको बगलें या दूसरे प्राइवेट पार्ट्स के बाल साफ करने हैं तो उसके लिए वो व्हीट क्रीम देंगे हम आपको। मैं कहा एक ही ड्रम है? कहते हैं जी हम आपको रेजर नहीं दे सकते, कैंची नहीं दे सकते जिससे आप अपने आप को हार्म कर सके ना। हम्म। तो ये जितने भी इन्होंने इस इस तरह के बात से आपको फिर तसल्ली हो गई होगी कि ये अब छोड़ देंगे हमें। हाँ जी। फिर एक हम्म, रात है जी साहब आपसे मिलने आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा तैयार श्यार हो जाए। पहली दफा उन्होंने शीशा भी हमें दिया, वो किसी की निगरानी में दिया। आप कंघी शंगी करके मुंह शूह धो के, क्रीम भी एक दी थी वैसलीन वूसलीन, मुंह ते लाल वो बंदे के पुत्राने बन जाओ। खैर उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी हमने अल्लाह काम से आपकी बात की है, आपकी प्ली डाली है, तो अब आप दुआ किया करें। हम्म, मैं कहा, ठीक है। तो खैर इस दौरान एक बड़ा मजे का वाकया हुआ, मतलब वाकया तो काफी हैं, लेकिन जो मुझे याद है कि कुरान की जो सूरतें हैं वो एक खास तरतीब के हिसाब से हैं, और आपको नमाज में जो है ना वो हम्म, उसी सीक्वेंस में पढ़नी पड़ती हैं कि अगर आपने पहली रकत में 103 नंबर सूरत पढ़ ली है तो दूसरी रकात में आपको 104 या 105 या 106 ऐसे तरतीब जो भी है उस हिसाब से पढ़नी पड़ती है। अब ये नहीं कि पहली रकात में आपने 103 नंबर पढ़ी है और दूसरी में आप पहली सूरत पढ़ दें या दूसरी पढ़ दें, ऐसा नहीं करते आप। अब नमाजें शमाजें भी आप मार से बचने के लिए पढ़ते थे। मैं झूठ बोलूंगा अगर मैं कहूंगा कि मैं नहीं पढ़ता था, वहां पे पढ़ते थे। हम्म, कुरान कुरान मजीद के अलावा की किताब कोई नहीं देते थे। हम्म, तो मैंने इनका यार मुझे ये सूरतें जो हैं वो भूल रही हैं, मुझे ये जो है सूरतें ये भूल रही हैं। तो हम्म, आगे पीछे हो रही है तरतीब, मुझे सूरतों की वो याद तो है क्योंकि मैंने आपको बताया मदरसे में टाइम गुजरा और ये वो सारा इस तरह से हिफज तो मुझे हैं अभी भी वो सूरतें काफी।
लेकिन तरतीब मेरी आगे पीछे हो रही है, तो वो मुझे आप एक पेन पेपर दे दें, और एनए क्योंकि मैं रीडिंग की उस वक्त भी लगाता था जो इन्होंने ले ली हुई थी लाहौर में मुझसे, लेकिन वो मुझे उन्होंने कोई ला दिया एनए जो मैं, खैर वो सूरतों की मैंने तरतीब लिख ली कि जी पहले थे आए हुए, दूसरे थे आए हुए, तीसरे थे आए हुए, चौथे थे आए हुए, वो एक छोटे से पेपर पे ना। मैंने उन्हें फिर कुरान मजीद वापस कर दिया, उसको मैंने बताया वो जो था वहां पे जो भी था अर्दली या जो भी था कि जी मैंने सूरतों के नाम लिखे हैं याद करने के लिए, कहने कीप दिस पेपर, या मैं ये सफा रख लूँ अपने पास। उनके जी रख लो वो। खैर उन्होंने मेरे ख्याल ड्यूटी बदली, वो सीसीटीवी हमारे ऊपर लगे हुए थे, हर सेल में सीसीटीवी था, और एक टॉर्च लाइट आपके हमेशा वहां पे ना आपके ऊपर रहती थी, अंधेरा कभी भी नहीं होता था कमरे में ना। एक मैट्रेस दिया हुआ था और एक कंबल था, और वो सलाखों वाला दरवाजा होता था जिसके अंदर से वो प्लास्टिक का ही वो नहीं होता छाबा, वो यूं करके, मतलब इस तरह से जो गुजार नहीं सकते थे यूं करके गुजारते थे, और फिर वहीं से रोटी पकड़ा लेते थे, प्लास्टिक के कप पकड़ाते थे जिसमें चाय भी और पानी भी और इस तरह की चीज जो भी है। खैर मैं एक दिन बैठा हुआ था, तो मैं अगले रोज मैं वो सफर निकाल के मैं पढ़ रहा था कि जैसा यार तरतीब केड़ी है वे ना, चलो इन्हों पढ़ लेने। वो बंदा आ गया, कहता ये क्या है। मैं कहा सर ये कल पेपर मैंने आपसे लिया था, उस पे वो जो लिखा हुआ है सूरतों की तरतीब वो है, इधर दो। मैंने दे दिया, थोड़ी देर बाद आया वापस कर गया, फिर आया पेपर मुझे दे दो। मैं कहा सर ये लें, ये क्या लिखा हुआ है। मैंने कहा सर आपके सामने लिखा हुआ है कि पहले पे लिखा हुआ है, मैंने सूरह कदर लिखा हुआ है, उसके बाद अल कारिया लिखा हुआ है, उसके बाद कौसर लिखा हुआ है, उसके बाद जो है सूरह वो जो है कुल हुवल्लाहु अहद वाली उसका नाम लिखा हुआ है, फिर राजा नसरुल्लाह वल फतेह वाली सूरह फतेह लिखा हुई है, फिर चारे कुल लिखे हुए हैं, जो भी तरतीब बनती है। अब उस तरतीब से मैंने सूरतों के नाम लिखे हुए हैं, और तो कुछ नहीं लिखा हुआ इस पे। अच्छा मुझे दो। मैं कहा जी ले लो, लेके चला गया। अब अगले दिन एक मुझे ले गए, एक मुफ्ती साहब कोई आए हुए थे। ये क्या था भाई मुफ्ती साहब। मैंने कहा सर ये कुरान मजीद की जो मौजूदा तरतीब है, तरतीब नजूली के हिसाब से तो हमें पता ही नहीं है, वो आयतें भी आगे पीछे हैं, तो उस हिसाब से जो मौजूदा तरतीब है उस हिसाब से मैंने सूरतों के नाम लिखे हुए ताकि नमाज में पढ़ने में आसानी रहे। अच्छा, लेकिन तुम हो बरेलवी ना। मैं कहा हाँ जी। लेकिन दुगाना क्यों पढ़ते हो, नमाज जो है दो दो रकातें क्यों पढ़ते हो, चार क्यों नहीं पढ़ते फर्ज तुम। जी जब फतवा ये है कि जब आप हालत सफर में हो तो आप 15 दिन की नीयत करते हैं, और हालत सफर में आप जो है वो 2 रकात नमाज ही पढ़ते हैं, चाहे 4 रकात फर्ज है। आप अगर 4 पढ़ेंगे तो आपको गुनाह होगा, रादर देन आपको सवाब होने के ना आपको गुनाह होगा, दुगाना ही आपके ऊपर फर्ज होती है, तो इसलिए मैं दुगाना पढ़ता हूँ। नहीं तुम्हें तो अब यहाँ पे 15 दिन से ज्यादा हो गए हुए हैं। मैं कह जी जब तक आपको ये सर्टन ना हो जाए कि आपने यहाँ से 15 दिन से ज्यादा रहना है, तो तब तक आप 15 दिन के बाद 15 दिन की नियत ही करते हैं, और फिर आगे 15 दिन करके चलती रहती है ना, आप पुराना ही पढ़ते रहते हैं। अच्छा, लेकिन बरेलवी हो तुम लोग तो दाता साहब से भी मांगते हो। मैं कहा सर वो तवस्सुल और ये वो तो जो है वो कुरान मजीद से भी साबित है, और नबी करीम की अहादीस से भी ये चीज साबित है, और ये इस तरह से वो, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। आप दादा साहब से थोड़ी मांगते, आप तो एक वसीला करके मांगते कि आपने प्यारे हबीब के सदके या फलाने के सदके या टमकाने के सदके माफ फरमा और ये कर वो कर। तो इस वजह से ये करता हूँ। फिर उसने एक दो मसले और पढ़े, उसको भी मैंने उसे काउंटर किया। मैंने कहा यार इस तरह से नहीं, इस तरह से है। उन्हें वड्डी सारी गाल कट के कहते लाई हुए मेरे वड्डा मुफ्ती तुसी चुक लिया। तो ये था। उसके बाद फिर एक शाम इन्होंने हमें उठाया, या अब वक्त का वहां पे अंदाजा सिर्फ हमें नमाजों के वक्त से होता था, या जिस वक्त नाश्ता आता था उस वक्त पता चलता था कि ये अंदाजन ये वक्त होगा। आपको दिनों के तो आप उंगलियों पे रख लेते हैं कि जी आज 17 दिन हो गए, आज 18 दिन हो गए, उस हिसाब से आपको पता होता है कि 6 तरीक को उठाया हुआ है, थे 18 दिन हो गए, आज 24 तरीक होगी, आज 25 होगी, आज जितनी भी होगी ना, दिन तो आप काउंट कर लेते हैं, लेकिन आपको टाइम का नहीं पता होता, क्योंकि सूरज की रोशनी हमने नहीं देखी एक्सेप्ट फॉर दैट जर्नी जो कि शाम के वक्त की थी, असर के आसपास से लेके आप इशा के आसपास जो है वो इस्लामाबाद के आसपास कहीं पहुंचे थे हम। तो इन्होंने हमें फिर वहां पे बिठाया। फिर एक साहब आए, उसने अच्छे खासे, मतलब पहली बार इंसानों वाले कप में हमें चाय दी। इन्होंने अलग अलग करके बुलाते हैं,
खैर उस दौरान मेरी तबीयत भी जब खराब हुई तो मैंने इन्हें कहा कि जी मुझे ये मसला है, तो मुझे डॉक्टर की जरूरत है। इन्होंने मेरी बात पहली बार में नहीं सुनी। फिर मैं जब मुझे टॉयलेट लेके गए तो मैंने देखा ब्लड, तो मैंने चीख मार के दरवाजा खोल दिया। ताला तो आप ऐसे भी नहीं लगा सकते, वो कुंडी सी लगती थी, तो मैंने दरवाजा खोल दिया। मैंने कहा यार इधर आके आ वेख लै की तुसी समझते मैं ड्रामा कर रहे हैं। खैर वो फौरन इनको अफरा तफरी कोई पड़ी, इन्होंने डॉक्टर साहब भी आए, उन्होंने मुआयना भी किया, दवाई भी बदल दी। मुझे फिक्के चौल ते दही ते ला दिता इन्होंने, ना सालन ते ना कोई लूण ते ना कोई मर्च। एक बंदा बेचारा शरीफ आदमी से मैं कहा यार मैं हुण किवें खावां, फिक्के चौलां दे उत्ते दही पा दिता तुसी ते कोई चीनी दे दे। कहंदे तुसी ससराल आए हो चीनी मंगण डे हो। मैं कहा यार कोई मेहरबानी कर भाई, मेरे को नहीं खाधे जाने फिक्के चौल इस तरह खाली दही उत्ते पा के, ते नाल कोई चम्मच भी दे दे। कहंदे चम्मच अच्छा मैं करना कुछ चम्मच दे नाल अपना गला ना वड लवीं। तो खैर वो काफी 5-7 दिन इस तरह से चलता रहा। मैं कहा यार भाईजान हुण तो मेरा मुंह साबण वर्गा हो गया है, फिक्के चौल खा खा के दिन च 3 वारी, कोई कोई लून मिर्च दे कुछ ना कुछ तो कर दो। खैर इतवार की सुबह मेरा ख्याल है हलवा पूड़ी में मिलती थी या पराठे मिला करते थे नाश्ते में, अच्छा। फ्रूट भी मिलते थे, कभी कभार समोसे भी आ जाते थे। खैर उन्होंने कहा जी नहीं डॉक्टर साहब ने आपको सख्ती से मना किया हुआ है, तो आपकी जो है खुराक ही चलेगी। हमने आपकी खुराक बदली, आपकी तबीयत खराब होगी तो फिर हम किसको जवाब देंगे। खैर उन्होंने उस वक्त मतलब कुछ बेहतर उनके रवैयों में कुछ तब्दीली आ गई थी। मुझे नहीं पता था कि क्यों आ रही है, शायद हमें छोड़ने बहुत बहुत का। प्रेशर था, सोशल मीडिया पे आग लगी हुई थी हर तरफ। डॉक्टर तो परवेज आप भाई आप पोस्टर उठा के प्रोटेस्ट जो हो रहे थे इस्लामाबाद में और लाहौर में सारे। नहीं अब आपको पता चलता है, लेकिन वहां पे आप देखें आपके पास ना रेडियो ना टेलीविजन ना हाँ अखबार हाँ, ना जो भी रसाला, आपने आपको बताया पता ही नहीं। तो बहुत था, बहुत शोर शुरू था। तो वो तो बाद में मुझे जाके पता चला है कि, और वो भी मतलब जब मैं घर पहुंच गया हूँ, घर से हम फिर किसी और जगह चले गए हुए थे क्योंकि घर में सिर्फ मैं मेरी वालदा वालिद और छोटा भाई था। उसकी वाइफ और जो थी वो अपने मेके चली गई हुई थी, दूसरे लोग जो थे वो दूसरे घर किसी में शिफ्ट किए हुए थे। वहां से फिर हम रात को मैं वहां पे इन्होंने हमें फोटो स्टेडियम के पास एक है आरिफ जान रोड है शायद, या असद असद समथिंग रोड है, मुझे अभी जेहन में सही तरह से नहीं मैंने लिखा हुआ है, वहां पे ले गए। खैर वहां से वापसी पे जब इन्होंने हमें 1500 रुपया भी दिया, 1500 के 2000 सी नाल एक सूट भी दिता कढ़ाई वाला कि जी आपके कपड़े लॉन्ड्री नहीं हो सके वक्त पे, लेकिन आप ये पहन लें और ये आपके कपड़े हैं, ये आपका लैपटॉप है, ये आपका मोबाइल है, मोबाइल की सिम में बाहर निकाल के ऊपर टेप से चिपकाई हुई थी ताकि इस्तेमाल भी ना कर सकें आप। और फिर हमें लाहौर छावनी में असद जान रोड पे या आरिफ जान रोड के आसपास कहीं पे, क्योंकि वो बचपन में मेरी सारी सड़कें मैंने पैदल छानी हुई थी, मुझे पता था कहाँ पे करके है। जो डिफेंस की कैंट की है ना अपनी राहत बेकरी, उसके पास ही रहती है। खैर वहां से मेरा घर जो है वो अगर मैं वॉक भी करूं तो 45-40 मिनट मैक्सिमम में मैं आराम से पहुंच जाता। वॉल्टन रोड पे तो हमारा घर है। तो वहां से इन्होंने रात के 12 बजे हमसे पता नहीं, खैर इस्लाम जिस फैसिलिटी में हम थे वहां पे भी इन्होंने एक बयान अल्फी जो था वो लिया, और वो भी मुझे लग रहा था कि 2 नंबर किस्म की फोटोकॉपी हुई या स्टाम्प पेपर जो था उस पर लिखवाया जी मैं पाकिस्तान के एक वफाकी तहकीकाती इदारे के पास था और उन्होंने मुझे जो है ना वो नाजायज तरीके से नहीं उठाया, मुझ पर किसी किस्म के जिस्मानी या ज़हनी तशद्दुद नहीं हुआ, और किसी तहकीकात के सिलसिले में इनके पास था और मैं इनके खिलाफ कुछ नहीं करूंगा, और मैं अगर बाहर जाके मीडिया के साथ कुछ बोलूंगा तो मैं अपने अच्छे बुरे का खुद ही जिम्मेदार रहूंगा, और कोई नुकसान हुआ तो वो भी मेरी जिम्मेदारी होगी, और ये और वो और फलाना टमकाना। और साथ ही आप लोगों पे ब्लास्फेमी का इल्जाम भी लगा दिया। हमें नहीं पता था उस वक्त, हमें नहीं पता था। छोड़ने से कुछ पहले इन्होंने एक इशारा दिया था कि जी आप बाहर जाके ना क्या करोगे बाहर जाके। मैं कह जी बाहर जाके अगर मेरी नौकरी कायम है अभी तक तो मैं तो सिंगापुर चले जाऊंगा, मैं नहीं पाकिस्तान आने वाला वापस। कहते बेहतर यही करोगे कि तुम जितनी जल्दी सेफली पाकिस्तान से निकल सको तो निकल जाओ। मैंने कहा सेफली क्या होता है? कहते जी तुमने अपनी हरकतों की वजह से अपने मौलवी दुश्मन कर लिए। मैं कह जी मैं ऐसा कोई काम किया कि मौलवी दुश्मन हो गए हों? नहीं तुम्हें नहीं पता, तुमने अपने मौलवियों को अपने पीछे लगाया हुआ है, बड़े खतरनाक किस्म के लोग तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। खैर उसका
अंदाजा तो बहुत बाद में हमें हुआ, मतलब जब मैं घर पहुंच गया उसके बाद वीडियो शीडियो देखी घर वालों के रंग उड़े हुए कि जी ये क्या है वो क्या, मुझे बोलने भी ना देंगे, कोई आवाज सुन के ना आ जावे तेरी। हम्म। ऊपर वो पिछले कमरे में मुझे ले गए कि थे चुप करके भैया ये तो वो। खैर अगले दिन की फ्लाइट पकड़ी मैंने और मैं सिंगापुर निकल गया। हम्म। इन्होंने इसी तरह से वो मतलब बयान अल्फी वगैरह वहां पे भी लिया, फिर इन्होंने एक इस तरह से वो जो कैंट नहीं, में, आपको एयरपोर्ट पे ही बयान है लिया? नहीं नहीं नहीं, जो अच्छा। लाहौर छावनी में इन्होंने हमें रखा ना आखिरी कोई 2-1 घंटे छोड़ने से हम्म। कुछ पहले, ताकि रात लेट हो जाए। उस हम्म। वक्त इन्होंने आंखों पे पट्टियां लगवाई थी, किसी पेपर के ऊपर हमारे अंगूठे लगवाए थे इन्होंने, मुझे याद है। हम्म। हम्म। उस वक्त मैंने गुराए को माड़ी सी बोला मैं कि यार गुराया सी ते गुमशुदा अफराद दे बारे च गल करदे करदे आप ही गुमशुदा हो गए सी। हम्म। खैर वहां से निकले और मैंने फिर अगले दिन सिंगापुर की फ्लाइट ली और फिर प्राइवेट सिक्योरिटी थी, फिर कुछ लोग अपने दोस्त पुलिस में भी थे, एसएसपी लेवल के थे, उन्होंने भी कुछ पुलिस की सिक्योरिटी दी थी ताकि ईसीएल वगैरह का भी पता करवा लिया था कि नाम है या नहीं है। हम्म। नहीं था तो खैर मैं चुपके से भाई एयरपोर्ट पे जो 2-3 घंटे से मैं चुप करके थोड़ी थोड़ी दाढ़ी बड़ी हुई थी, मैं बार बार देखूं यार मेरी शक्ल तो नहीं मिल रही ना अपने नाल ही, हम्म। गाड़ी की वजह से नहीं पहचाना जा रहा था। तो बिजनेस क्लास लाउंज में मैं बैठ गया, वहां पे बैठ के सिगरेट सुगरेट भी पी और बैठे चुप करके जहाज से बैठने लगे। मैं फोन इस्तेमाल कर, मैं नाड़ा बंदे के फोन बंद करो, मैं कहा यार यू डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, सो मुझे डिस्टर्ब ना करो अभी ना। खैर वो तो बड़ा मुंह बन गया। मैं जब पाकिस्तान की हदों से निकल गया, उस वक्त हल्के हल्के सिग्नल आ रहे होते हैं, आप जब हाँ, हाँ, पाकिस्तान हाँ। से निकले होते हैं, तो मैंने मैसेज कर दिया घर पे कि जी मैं पाकिस्तान की हद से निकल गया जहाज, तो बाय बाय। क्योंकि पाकिस्तान से उठते साथ ही तो आप इंडिया में कितने 10 किलोमीटर भी नहीं है उतो बॉर्डर हम्म। हम्म। तो वो कर दिया। तो वहां से फिर आपको सब पता है उसके बाद से। हम्म। और ये इनका वर्ल्ड व्यू जो है बहुत ही वो कोई जो है ना कुएं के मेंढक जैसा है। हम्म। मुझे कहते हैं जी सिंगापुर इतना एडवांस क्यों है, मैं कहा जी रूल ऑफ लॉ है, मेरिट मेरिट है वहां पे, और कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज है, डेमोक्रेसी है, पीस है। नहीं तुम्हें नहीं पता। मैं कहा जी फिर क्या है, वो पाकिस्तान दुश्मनों का एशिया का हेडक्वार्टर है, अच्छा। अच्छा। वरना तो वहां पे है क्या, इसलिए एडवांस है वो? वरना वहां पे है क्या, छोटा सा मुल्क है, इतनी फ्लाइटें क्यों आती हैं वहां पे, ये सारे इकट्ठे होते हैं, एक लंदन है और एक ये है। मैं कह जी अब आपके समझाने से बात समझ में आ रही है, पहले तो मेरे ज़हन इस तरफ कभी भी नहीं गया। अच्छा हमारे लिए क्या कर सकते हो, मैंने कहा जी मैं तो बिजनेस प्रोसेसेस ते आईटी का काम करना है, मेरे को अपने बिजनेस प्रोसेसेस ये वो सीधे पदरे करवा लो, वो एडिटिंग करवा लो, वो या फोटोग्राफी में कर लेता हूँ, ये लिख लेता हूँ नसर में थोड़ा सा, पोइट्री तो मुझे नहीं लिखनी आती, कोई ड्रामा श्रामा लिखवाना हो, कोई डायलॉग लिखवाने हो तो फिर हाँ। वो तो भी खैर आसान से निकल गया। हम्म। फिर एक दफा इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो मुझे कहते हैं जी तुम्हारा ताल्लुक जो है वो लाई डिटेक्शन का टेस्ट भी था, पॉलीग्राफ। मैं हम्म। और मुझे कहते मैं कि बीबी यू नो दिस कैन बी इजीली चीटेड, ये हम्म। साइंटिफिकली कोई ठीक नहीं है टेस्ट। हम्म। कहती है हम यहाँ पे आपके साथ ना बहस के लिए, वो दो खूबसूरत दोषीज आई थी, उन्होंने नकाब वो मास्क पहने हुए थे उस वक्त भी ना, सर्जिकल मास्क, अभी कोरोना तो खैर भी नहीं था। तो ये ले जी ये मेज लकड़ी की है, हाँ या ना में आपने जवाब देना है, हाँ जी लकड़ी की है। क्या आपका ताल्लुक कैम से है, मैंने कहा जी नहीं। ये 2-3 दफा टेस्ट हुआ, मेरे साइलेंस की वजह से शायद थोड़ा रिदम में कुछ आता है मसला टेस्ट में, कहते हैं आपका टेस्ट ठीक नहीं आ रहा। मैंने कहा जी मुझे साइलेंस का प्रॉब्लम है इस वजह से शायद। फिर मैंने दोबारा इन्वेस्टिगेशन हो रही, मैंने कहा जी आपने बार बार सवाल पूछ रहे थे कि एमकेएम से ताल्लुक है, एमकेएम देखें पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी, आपको पता है मेरा ताल्लुक तो जो है वो हमदर्दियां पीपल्स पार्टी के साथ हैं। एमकेएम आप लोगों ने बनाई पीपल्स पार्टी को खत्म करने के लिए, तो आप मुझ पे एमकेएम का इल्जाम कैसे लगा सकते हैं, आप और एमकेएम बनाने वाले भी आप लोग ही थे, तो आप मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रहे थे। एक बंदा हंस पे, एक मैं तेरे को सोन मुक्का मारना तेरे टेढ़ च, ਇਹੋ ਜਿਹੇ सवाल करने को काउंटर आर्गूमेंट नहीं करी था। मैं कहा ठीक है सर सॉरी गलती होगी पर की करिए। फिर खैर थोड़े पैर पाँव की तलियों में आपके मुक्के मारते हैं कि उससे वो कहते हैं कि जी अगर आप साइंटिफिकली आप जाके पढ़ें किसी जर्नल में तो आपको पता चलेगा कि उससे आपकी किडनी पे बड़ा इफेक्ट होता है।
और कोई टेस्ट आपका ये नहीं बता सकता कि जी आपकी किडनीज जो है नेचुरली फेल हुई हैं या आपको किसी भी ट्रॉमा की वजह से किडनीज पे असर पड़ा है। आपकी पाँव की जो तलियां होती है ना, या आपकी जो बैक होती है, वहां पे अगर मुक्के शुक्के मारे जाएं तो आपकी किडनीज पे काफी ठीक ठाक बुरा असर पड़ता है। इस किस्म के हथकंडे भी ये लोग इस्तेमाल करते हैं। खैर, हमें पंजाबी होने के नाते, जितने बंदे उधर थे वो थे पंजाबी सारे। हाँ जी, पंजाबी थे। मतलब इनकी फौज की, आपको पता है, सारे जो यूनिट्स में रहते हैं उनकी एक लैंग्वेज एक खास किस्म की हो जाती है। अगर आप फौजियों से मिले हुए हो ना तो आपको पता चल जाता है कि यार ये फौजी बंदा है। उन्होंने दी उर्दू, पंजाबी, पश्तो, एक मिक्स सा लहजा हो जाता है, लेकिन मेजोरिटी उनमें पंजाबी थे। एक आधा शायद उर्दू स्पीकर भी था उसमें, लेकिन मेजोरिटी उसमें जो थे वो पंजाबी ही थे। एक आधा शायद पठान भी होगा, बट आई डोंट नो। मगर आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान बदल रहा है? सर ये नहीं बदलने वाला। का कोई इफेक्ट होगा जिन्होंने कुर्बानियां भी दी जो? बड़ा बहुत अरसा लगेगा इसको। या तो यहाँ पे एक जो है वो खूनी किस्म की जो है वो सिविल वॉर होगी, उसके बाद शायद हालात बेहतर हों, जिसमें इनको कुट शुट पड़े, और जो कि पड़नी शुरू हो गई है किसी हद तक। या फिर जो स्लो प्रोसेस है वो तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हैपन सम टाइम सून। यहाँ पे कोई खूनी वो सिविल वॉर ही होगी, जिस वजह से जितनी महंगाई हो रही है और जो हाल चल रहा है वो तो आपको इसी चीज का अंदाजा बताता है कि सिविल वॉर की तरफ ही मुल्क जा रहा है, कि वो यही होगा। लोग महंगाई से तंग हैं, गुर्बत मारी जा रही है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, चीजें कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, और लोगों को अपनी सर्वाइवल का पड़ा हुआ है। तो कल को यही लोग जब कैंटों में दाखिल होंगे, इनकी छावनियों में जाएंगे, तो फिर ही शायद कुछ हो। तो अदरवाइज आई डोंट सी एनी होप फॉर पाकिस्तान एक्चुअली। आपको क्या लगता है पाकिस्तान की मुल्लायत से और इस्लामियत से जान छुटेगी? सेकुलर पाकिस्तान देखते हैं आप? सर जब तक देखें, जब तक पाकिस्तान की फौज से जान नहीं छूटती, मजहब से जान नहीं छूटने वाली, क्योंकि मजहब एक हथियार है जो ये इस्तेमाल करते रहे हैं। पहले ये पैट्रियोटिज्म के नाम पे, वो किसी का शेर भी है ना कि कभी बहीले मजहब कभी बनामे वतन, हाक में शहर पता नहीं बेच देता है, कभी बहीले मजहब कभी बनामे वतन, इस तरह करके कि या तो आपको पैट्रियोटिज्म का टीका लगा के या आपको फिर मजहब का टीका लगा के आपको जो है ना वो ये इधर उधर तोड़ते रहते हैं। ये एक टूल है जो कि ये यूज करते हैं। और जब तक पाकिस्तान से फौजी नहीं खत्म होंगे या फौजी आमरीत या इनको, दे शुड गो बैक टू देयर बैरक्स। हम ये नहीं कह रहे कि इनका खत्म कर दें, they should do what they are constitution, they should do in their constitutional limit, which is like protect the country from the outsiders, या जो इनका काम है सरहदों की हिफाजत करना। आप सरहद पे रहें भाई, आप हर काम के अंदर क्यों बढ़ते हैं? आप माइक्रो मैनेज क्यों कर रहे हैं कंट्री को? आप तो मतलब जो इनके साथ बुनियादी है कि जी आपने हर वज़ीर आज़म को तो टांग दिया यहाँ पे। मियां साहब बच के पंजाबी थी। हम पाकिस्तान में रहते हुए इस बात को इदराक नहीं करते, या पंजाब में रहते हुए हमें नहीं पता चलता कि जी हम पंजाबी होना कितनी बड़ी एक प्रिविलेज है। बिल्कुल है। मगर आपको लगता है कि इमरान खान भी 5 साल पूरे करेगा? सर इमरान खान पूरे करे या ना करे, मेरे ख्याल में असेंबलियों को लाजमी करना चाहिए। रेजिग्नेशन इन लोगों को नहीं देने चाहिए, ताकि जो आपकी एक टेन्योर है ना असेंबली की, वो पूरी होनी चाहिए। जो प्रोसेस है वो चलता रहना चाहिए। विद इन द हाउस अगर चेंज आती है तो ठीक है, मगर लेकिन आपको ये नजर आता है कि मजहब के अलावा कोई और हथियार भी, अगर मजहब फर्ज करो कल को हथियार ना बने, तो कोई और हथियार है इनके पास, या मजहब भी वाहिद हथियार है? नहीं, इनके पास मजहब भी है, इनके पास हुब्बे वतनी का भी एक है ना, पैट्रियोटिज्म का, गद्दारी के फतवे जो मतलब शुरू से इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद ये इकोनॉमिकली भी शायद ये कुछ करेंगे या कुछ नहीं करेंगे। गद्दारी के फतवे, फिर कल को जो इतने बड़े बिजनेस एम्पायर इन्होंने खड़े किए हुए हैं वो देखें ना आप, उसको भी शायद ये इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अब लाखों नहीं, करोड़ों नहीं तो लाखों लोगों की तो रोजी इनके इदारों से वाबस्ता है ही है ना। आप किसी भी ओजीडीसीएल को देख लें, माड़ी गैस को उठा के देख लें, उसमें फौजी हैं, फौजियों के शेयर हैं। फौजी फर्टिलाइजर को देख लें आप, किसी को भी उठा के देख लें, बड़े इदारे को, अटक रिफाइनरी को देख लें आप, एफडब्ल्यूओ को देख लें आप, एनएलसी को देख लें। कौन सा ऐसा काम है जिसमें ये नहीं बढ़े हुए?
तो आपको ये इकोनॉमिकली भी कंट्रोल कर रहे हैं ना। बैंक्स में ये हैं, जूते ये बनाते हैं, दलिये से लेके सीमेंट तक, सीमेंट फैक्ट्रीज इनकी हैं। हाँ। तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे भी तो इनका बहुत बड़ा हाथ है ना। एंड दैट्स हाउ दे कंट्रोल द कंट्री एज वेल। ये इस तरफ लोगों का वो जहन जाता नहीं है, लेकिन जो बिजनेस एम्पायर्स खड़ी करने का मकसद भी यही होता है कि जी इकोनॉमिकली भी जो है ना लोगों को पता चले कि जी लोगों के ऊपर आपका कंट्रोल रहे। मगर आप क्या समझते हैं कि अगर ये भी इसमें इंटरफेयर ना करें तो पाकिस्तान की के जो सियासतदान है या सियासी शराफिया वो मुल्क को अच्छे तरीके से चला सकती है? सर सियासतदान को जो है वो इलेक्ट होने के लिए हमेशा अवाम के पास ही जाना पड़ता है। हम्म। एक दफा बुरा करेगा, 2 दफा करेगा, तीसरी दफा वो रिजेक्ट हो जाएगा। हम्म। अगर ये बीच में अपना पंगा नहीं करते, ये उंगलियां नहीं उड़ाते, तो आपके साथ हिंदुस्तान भी तो आपके साथ ही आजाद हुआ था ना। बल्कि एग्जैक्टली। आजाद तो हिंदुस्तान हुआ था, आपका तो नया मुल्क बना था। हम्म। वो कहाँ पे पहुंच गए हैं, आप देखें कहाँ पे हैं। सिर्फ वजह यही है कि वहां पे जमहूरियत जो है वो किसी न किसी तरीके में वो चलती रही है। वहां पे बड़ा कर लें कंट्री था, या मल्टी कल्चरल था, या मल्टी एथनिक था, या मल्टी रिलीजियस था, जो भी उनके अपनी ज्योग्राफी के कुछ थे, उनको फायदे थे। लेकिन उसके अलावा तो यही है कि वहां पे जो आपकी जो सिविलियन गवर्नमेंट इज ऑलवेज बिन इन पावर। जो शॉर्ट्स है वो सिविलियन लोग ही कॉल करते हैं, आर्मी से डिक्टेशन नहीं आती आपको। हम्म। ये तो एक इंतहाई दर्जे के डफर हैं, इनको तो किसी चीज का इलम ही नहीं है, इनका वर्ल्ड व्यू भी नहीं है। और ये जब रिटायर होते हैं उसके बाद इन्हें अकल आती है कि जी हम सारी उम्र गलत काम करते रहे हैं। हम्म। उसके बाद कुछ तौबा तायब कर लेते हैं, कुछ जो है वो फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तो मेरा नहीं ख्याल कि दैट्स व्हाई आई सेड कि पाकिस्तान में अगर कोई खूनी इनकलाब आया तो आया, अदरवाइज इनका कोई वो पाकिस्तान का कोई वो नहीं है नहीं, ठीक होने मगर तक। खूनी इनकलाब कौन ला सकता है? कोई भी नहीं आएगा इस तरह तो। सर वो ये इसका ना कि अगर आप गुर्बत अगर हद से ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे लोग? लोग खुदकुशियां करेंगे। कितनी देर तक करेंगे ना वो, फिर जब वो इनके ऊपर हाथ डालेंगे वो। हाँ, हो तो सकता है, ऐसी बात तो नहीं हाँ, है कि नहीं हो सकता। हालात उसी तरफ ही जा इंडिया रहे में हैं मुझे, कि जितनी गुर्बत है पाकिस्तान में बाकी, बढ़ रही है। जैसे जैसे हालात इमरान गवर्नमेंट के बाद आने के हुए हैं, कोई हम्म, मतलब बहुत बुरे हालात हैं, गरीब लोगों का कोई कोई बईद हाल नहीं है कि जिस तरह के हो जाएंगे। इनको फौजियों को भी वो पिछले इलेक्शन में भी मार पड़ी है। जब कलसूम नवाज साहबा जिंदा थी तब उनका जो इलेक्शन हुआ था लाहौर नहीं। में, उस वक्त भी इनके गिरबानों पे हाथ पड़े थे। तो काम तो हम्म। शुरू हो गया है, लेकिन अब दूसरा ये अपने जिहादी अनासर को भी तो इस्तेमाल करते हैं ना। आपने भी जो सवाल पूछा था कि मजहब के अलावा किसको करेंगे, इन्होंने जो फौजें पाली हुई हैं, जो फौज के अंदर फौज पाली हुई है, सिपाही साहबा हो गई, या हाँ, ये जैश ए मोहम्मद हो गई, दावा वाले हो गए, या जैश ए मोहम्मद होगी, या हिजबुत तहरीर वाले हो गए, लश्कर तैयबा, लश्कर लश्कर तैयबा। तैयबा हो गया, हाफिज सईद वाले। तो वो भी तो इन्होंने इसी काम के लिए रखे हुए हैं। हमें जब धमकियां आई थी हमें भी वो अननोन नंबर से आती थी, और नंबर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड होते थे। जब आप पता करवाते थे किसी से तो वो इन्हीं लोगों ने पाले हुए हैं। अब एहसानुल्लाह एहसान जो है वो इन्हीं लोगों का बच्चा था ना, जिसने हम्म। एपीएस के बच्चे मारे थे, और उसे इन्होंने सेफ पैसेज दे के टर्की भिजवा दी है। तो एक लिमिट होगी, एक लिमिट है जब तक, अगर ये उनको भी शायद अब इस बात का अंदाजा हो गया है। इसी वजह से शायद इन्होंने वो जो बिल अपना लेके आए हैं कि जी पाकिस्तान की अफवाज का मजाक हाँ, उड़ाने पे आपको नहीं, अदालत अखबार में लगी। लेके जाएंगे। अब ये है कि जी वो बंदे उठाने की बजाय वो कहते हैं कि इन्होंने 3 साल ऐसे जेल च भेजो, जुर्माने करो ताकि सीधे हो जाएंगे आपकी। शायद इन्होंने बंदे उठाने वाला काम उतना वो नहीं रह गया जितना आज से साल या 2 साल या 3 साल पहले था। मगर कोई पता नहीं, दोबारा भी तो हो सकता है। हो सकता है। मगर एक और भी बात है ना, पाकिस्तान में जो जाहिर बात है कि जो लोग पाकिस्तान में एक्टिविज्म कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। मगर मुझे लगता है कि वो जो एक काम आप लोगों ने शुरू किया था, या हम लोग भी जो काम कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता उस काम से मुंसलिक सारे लोग ये पाकिस्तान में नहीं रहे, मोस्टली। अब कोई लेकिन नहीं सर है। फिर भी आप इलम को तो रोक नहीं सकते ना। हाँ। मालूमात तो पहुंच रही हैं उन तक, आप हाँ, कितनी देर तक या तो लोगों को इंटरनेट बंद कर दो, जी। या तो इंटरनेट बंद कर दो, वो ये कर नहीं सकते। इंटरनेट बंद कर नहीं सकते, वहां से आपके सारा रोजगार लगा हुआ है पूरी कंट्री का। हाँ। और लाखों लोग जो हैं उससे पैसा कमा रहे हैं, या इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो आप अलग से हो नहीं सकते। या तो आप नॉर्थ कोरिया की तरह बन जाओ ना, हाँ, बिल्कुल। तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग। तो
यही है कि वो एक आहिस्ता आहिस्ता एक जो ऑर्गेनिक चेंज है उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, क्या लेकिन उस ऐसा हो सकता है कि आर्मी के अंदर से कोई ऐसी ऐसी एक फैक्शन उठे जो कहे कि जी ये काम नहीं हम करना? सर वो एक दो दफा पहले कोशिशें हो चुकी हैं, जिसमें रावलपिंडी साजिश केस हुई थी, उसके बाद में बेनजीर के टाइम पे हुई थी, उसके बाद में एक दफा फिर कोशिश हुई थी। तो वो कोशिश होती रही, लेकिन वहां से आर्मी के अंदर से ही जो है वो मजहबियत वाली तो ज्यादा होती हैं, सेकुलर जो अफसरान है वो नहीं करते हम्म। अक्सर वहां पे। अपार्ट फ्रॉम द वो जो रावलपिंडी साजिश केस जिसमें फैज साहब भी अंदर हुए थे, हम्म। वो उसके अलावा जो है वो ब्रिगेडियर बिल्ला जो था, या वो जहीरुल इस्लाम अब्बासी जो था, वो तो शरीयत लाना चाहते थे यहाँ पे। या वो जीएचक्यू पे जिसमें हमला किया था उसमें हिजबुत तहरीर के लोग थे जो इसमें शामिल थे, जो कि शरीयत लाना चाहते हैं। या ये लाल मस्जिद वाले को देख लें आप, जो आप पारा के साथ हैं, या आप उसको डॉक्टर हम्म। उस्मान को उठा के देख लें, हम्म। जो कि इनकी कस्टडी में था और फिर उसे ये देखो जीएच लाल मस्जिद वाला कितने बच्चे मरवा के भी आज उसके पास मस्जिद का चार्ज है, वो बैठा है उधर। और कोई आयत मुकदमा नहीं, कुछ नहीं हेडक्वार्टर हुआ। के पास बैठा हुआ है। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं कुछ हुआ। भी नहीं हुआ, तो फिर आप कहां मतलब से उसको उम्मीद तो करेंगे? हाइड किया था। वो तो टेररिस्ट है ना। टेररिस्ट है वो तो, वो तो एग्जैक्टली वो टेररिस्ट टेररिस्ट। है, अभी भी वो वही काम कर रहे हैं, वो सोफों को आग लगा रहा है, वो टीवियों को तोड़ रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है भाई इस्लामाबाद में अंदर, तुम कैपिटल के अंदर बैठ के। लेकिन ये उसी को यूज करते हैं ना कि जी देखें हम हैं, तो हमने इन्हें कंट्रोल करके रखा हुआ है। हम्म। अगर हम नहीं होंगे तो फिर देखें पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है, जो कि ये अपने एडवांटेज में यूज करते हैं, लेकिन उसको ये नहीं देखते कि उसका कंट्री को एज ए होल कितना नुकसान हो रहा है। मुशर्रफ ने तो भी ये जो आसिम लाल भाई, किला किया था वो उसके पीछे वजह यही थी कि उसकी गवर्नमेंट उस वक्त जो थी वो चल चलाओ के करीब थी। तो उसने भी वेस्टर्न जो पावर्स हैं उन्हें दिखाने के लिए, देखें जी मुल्ला जो है वो, ये तो तालिबान तो इस्लामाबाद तक पहुंच गए हुए हैं। हम्म। सो अगर मैं नहीं होगा तो तालिबान कब्जा कर लेंगे इनके ऊपर। तो ये ड्रावा इस्तेमाल करते हैं ये लोग। तो अच्छा आसिम भाई, आपसे आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं, मुझे भी बहुत मेलें आती हैं, पैगाम आते हैं, कई बच्चे पाकिस्तान में होते हैं जो मज़हब छोड़ चुके हैं और काफ़ी मुश्किल से गुजरते हैं, एक तन्हाई का शिकार भी हैं। उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम्म। सर उनका यही है कि भाई आप किताबों से अच्छी कोई दोस्त नहीं है। आप जो है वो, आपको इंसानी जिंदगी सबसे ज्यादा प्यारी है। आप जब तक किसी सेफ पोजीशन पे नहीं पहुंच जाते, किसी ऐसी जगह पे नहीं पहुंच जाते जहां के आपकी जान को इतना खतरा नहीं है जितना कि पाकिस्तान में है, तो उस वक्त तक आप एहतियात ही करें तो बेहतर है। और दूसरी बात कि अगर एथियस्ट अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, उनको समझा किस तरह समझाएं, सर कैसे उनकी सेकुलर वैल्यूज पे दें उन्हें। आप एथिज्म की भी प्रीचिंग नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में, जो बेसिकली है ना, आप उन्हें हर मजहब पढ़ाएं। ह्यूमनिज्म की तो होनी चाहिए, ह्यूमनिज्म की तो होनी चाहिए। ह्यूमनिज्म की होनी चाहिए, उन्हें इंसान अच्छा बनाए। वो अब कल को 18 साल के होने के बाद वो कोई भी मजहब इख्तियार करें, सो इट्स इंटायरली देयर चॉइस। हम्म। सो मगर साइंस की एजुकेशन तो जरूरी है। आप सारे मजहब पढ़ाएं उन्हें, एथिक्स पढ़ाएं उन्हें, और रिलीजियस एजुकेशन या थियोलॉजी पढ़ाएं उन्हें, अपने घरों पे पढ़ाएं। और उन्हें दूसरा ये बताएं कि बेटा आपको बाहर जाके बात करने की जरूरत नहीं है, आप कोई बहस करता है करता रहने दे, आपको आर्ग्यूमेंट जीतना नहीं है, आपको जिंदगी बचानी है, आपको अच्छा इंसान बनना है। कल को जब आप अच्छे इंसान बन जाएंगे इस मुल्क से, अगर हालात ठीक हुए तो इस मुल्क में ही, वरना आप बाहर कहीं चले जाएंगे तो वहां पे जाके आपने जो करना है वो करते रहिएगा। पाकिस्तान में रहते हुए कम से कम अपने आप को जो है ना वो तेल फेंक के आग ना लगाएं। ठीक है आसिम भाई, एंड करते हैं। आप कोई आखिरी वर्ड्स कोई आपके जहन में हो नहीं कोई? जी, बस काफी हो गया मेरे ख्याल में। बातें तो भी खैर बहुत सारी हैं जो आस्ता आस्ता जहन में आती तो रहती हैं, खत्म लेकिन नहीं वो होगी। बंदा भूल जाता है। तो ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, और देखने वालों का भी मैं आपका बहुत। बहुत शुक्रिया आसिम भाई। आप चलें हमेशा जब भी मैंने आवाज दी है, आप जरूरी आते हैं। चलें चलें, ठीक आपका ठीक शुक्रिया है अदा ठीक है करता गालिब हूँ। भाई, बहुत चलें जी, शुक्रिया। ठीक है जी। आप लोगों ने आसिम भाई की बातें सुनी, आप लोगों को इनकी स्टोरी भी पता चली, और बहुत से उतार चढ़ाव हुए हैं, बहुत सी मुश्किलें इन्होंने काटी हैं, जिनके लिए हम इनका जितना शुक्रिया अदा करें कम है। पाकिस्तान में अगर कुछ बेहतरी, मैं समझता हूँ कुछ लोगों की आंखें खुली हैं, तो उसमें इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। और इन्होंने तो वाकई अपने अपने दिल पे जख्म लिए ही लिए हैं, साथ साथ जिस्म पे भी लिए हैं। तो चलें जी, हमें इजाज़त दें, फिर मिलेंगे जल्द आपसे किसी और शख्स के साथ और उसकी बातों के साथ। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आदाब।
वीडियो को लाइक करना मत भूलें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबाकर गेट ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें ताकि आपसे किसी भी वीडियो और लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मेरे काम को सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन पर मेंबर बनना है। आप सिर्फ $3 पर मंथ से चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं।